हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि सर हमारा भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एससीएम का वो भी डिटेल में डिस्कस कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीएमए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जून 2024 के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो में हम सीएमए फाइनल का जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर है, पेपर नंबर 16, उसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने जून 2024 के लिए जो रिलीज किया है सेट 1, आज हम उसका डिटेल में सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एससीएम का मैराथन अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं, बट अभी भी काफी सारे टेस्ट बाकी हैं। टोटलिटी में 16 टेस्ट की पूरी टेस्ट सीरीज है एससीएम की, फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप के थ्रू। तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल ऐप में जाकर आप फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हो। और आज हम यहाँ पे एससीएम का जो एमक्यूपी है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप में जाइए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे एमक्यूपी जून 2024 के सेक्शन में आपको एससीएम का ये क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जून 2024। जैसा कि हमें पता है सर 3 घंटे का हमारा पेपर होता है, 3 आवर्स का, एंड टोटलिटी में हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। द फिगर्स इन द मार्जिन ऑन द राइट साइड इंडिकेट फुल मार्क। इधर आपको मार्क्स गिवन होते हैं। आपका जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एक सिंगल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 15 एमसीक्यू दिए जाते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स। 15 क्वेश्चन एमसीक्यू 2-2 नंबर के, तो 30 मार्क्स का तो आपको ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद सेक्शन बी में आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट वो 7 के 7 नहीं, आपको उसमें से केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। 7 में से 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का होगा। और एससीएम में अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल पोर्शन काफी ज्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा एक 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे तो इसमें आपको एक 7 मार्क्स का थ्योरी देखने को मिल रहा है बस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल, और क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल। मतलब आपको सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो 100% प्रैक्टिकल है। एक क्वेश्चन में 7 मार्क्स का थ्योरी, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अपने को अटेम्प्ट केवल और केवल 5 करने हैं। तो इसका मतलब सर सेक्शन बी में मुझे कोई थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो थ्योरेटिकल टॉपिक आपको करवाए गए क्लासेस में उनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो तो हम आपको अलग से करवाते ही हैं। तो इसका मतलब एमसीक्यू करें अगर हम और साथ में प्रैक्टिकल पोर्शन 100% कवर करें तो हम एससीएम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। कहते हैं वैल्यू चेन की इसमें से कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी नहीं है। प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सर्विस या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सर योर आंसर विल बी सी, सर्विस। सर्विस इज नॉट ए सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। सेकंड एक प्रैक्टिकल आपको एमसीक्यू दे दिया। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ₹1,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 48,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपी पर यूनिट, तो आपका पीवी रेशियो क्या होगा।
सर क्वेश्चन ने आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताया है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 1,60,000 और फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 48,000, तो आप इजीली अपना पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। सर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 30%। 30% विल बी योर आंसर, 30% सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अभी तक 2 एमसीक्यू में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है। थर्ड, फिर से आपको एक थ्योरी दिया गया, द हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, अगर आपके एक्चुअल आवर्स वर्क्ड ज्यादा होंगे तो द लोअर द कैपेसिटी यूसेज रेशियो, द हायर द कैपेसिटी यूसेज रेशियो, द लोअर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो एट द हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। सो योर आंसर विल बी डी, क्योंकि अगर आप एक्चुअल आवर्स वर्क्ड ज्यादा करोगे इसका मतलब आपने अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ज्यादा किया है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, द हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। फोर्थ, अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, द टेक कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपी 4 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 75% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब यू कैन से सर अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होगा दैट विल बी 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। टू रियलाइज प्रॉफिट ऑफ रुपी 1 लाख फ्रॉम सेल ऑफ 5 लाख यूनिट्स, अगर 5 लाख यूनिट बेचकर हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना हो तो कहते हैं बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो सर इसके लिए आप सिंपली सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल यूनिट्स में गिवन है तो सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल यूनिट आपके पास गिवन है 5 लाख, ध्यान देना ये एच मैंने सेल यूनिट लिखा है, 5 नहीं है 5 नहीं है। सेल यूनिट आपकी 5 लाख यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। आपको प्रॉफिट चाहिए 1 लाख रुपए का, तो यहां से आप अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहां से अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि कैलकुलेट होके आया 1 रुपए। 1 रुपए सर 1 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट होके आ रहा है। 1 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जानना चाह रहा है। 1 रुपए अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 75% है, तो जैसा कि मैंने कहा कंट्रीब्यूशन 1 रुपए जो है वो पीवीआर को इंडिकेट करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सिंपल सी बात, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन 25% पीवीआर होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस होगा 4 रुपए। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर 4 रुपए का सेलिंग प्राइस रखोगे तो उस सिचुएशन में 5 लाख यूनिट सेल करके आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए है तो। नेक्स्ट, फिफ्थ भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है। एक्स लिमिटेड हैज 1000 यूनिट ऑफ एन ऑब्सोलीट आइटम, 1000 यूनिट ऑब्सोलीट पड़ी हुई है एक्स लिमिटेड के पास, विच आर कैरिड इन इन्वेंट्री एट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 50,000, जो आपने कभी 50,000 रुपए में खरीदी होगी। सर जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसकी कभी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी होती ही नहीं है। इफ दीज आइटम्स आर रीवर्क्ड फॉर ₹20,000, अगर आप इस पे 20,000 रुपए लगा के कुछ काम कर लो तो दे कैन बी सोल्ड फॉर 36,000। ठीक है, आप 20,000 रुपए का खर्च करोगे और 36,000 रुपए में इसको बेच दोगे, मतलब 16,000 रुपए कमाओगे। ऑल्टरनेटिवली, या फिर दे कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप फॉर ₹6,000 इन द मार्केट, या फिर आप उसको एज ए स्क्रैप 6,000 रुपए में बेच सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मुझे इस केस में 16,000 का फायदा दिख रहा है, इसमें केवल 6,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं 16,000 के लिए जाऊंगा, मैं 16,000 के लिए जाऊंगा। इन ए डिसीजन मॉडल यूज्ड टू एनालाइज द रीवर्किंग प्रपोजल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी टेकन एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो सर सिंपल सी बात है, मैं जाऊंगा 16,000 के लिए तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 6,000। तो इसका मतलब रीवर्किंग प्रपोजल के लिए मैं जाऊंगा तो मुझे 6,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। योर आंसर विल बी 6,000, योर आंसर विल बी बी, योर आंसर विल बी बी 6,000। नेक्स्ट, सिक्स्थ एमसीक्यू, अगेन ए प्रैक्टिकल एमसीक्यू। जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है एचसीएम के अंदर, केवल और केवल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा करके जाओ, बाकी तो काफी ज्यादा आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ,
A Limited plan to introduce a new product and issuing the target cost approach. प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू आपने डिसाइड किया कि 90 लाख रुपए की सेल करनी है और 45 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस होगा। तो इसका मतलब 90 लाख रुपए 45 के हिसाब से 2 लाख यूनिट बेचने का टारगेट है और टारगेट कॉस्ट है आपकी 64 लाख, 64 लाख। तो 64 लाख की अगर मैं बात करूं तो 32 रुपए, इसका मतलब टारगेट कॉस्ट आ रहा है 32 रुपए पर यूनिट। 45 रुपए का सेलिंग प्राइस का टारगेट है और 32 रुपए कैसे निकाला? मैंने यहां पे 2 लाख यूनिट निकाल ली थी, मैंने यहां पे 2 लाख यूनिट निकाली, तो 64 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे, 32 रुपए का कॉस्ट का टारगेट है। व्हाट इज द डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट? तो सर सिंपल सी बात है, 45 में बेचना चाह रहे हो और 32 में बनाना चाह रहे हो, 13 रुपीज इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। ए विल बी योर करेक्ट आंसर 13, ए विल बी योर करेक्ट आंसर 13 विल बी योर प्रॉफिट पर यूनिट टारगेट। नेक्स्ट सेवंथ, सर सेवंथ भी प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी सारे हैं इस एससीएम के मॉडल क्वेश्चन पेपर में और इसी के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन पेपर भी एक्सपेक्ट करते हैं। एपी प्रोडक्ट्स सेल्स प्रोडक्ट ए एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 40 रुपए पर यूनिट का। एपीज कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन द फुल कैपेसिटी ऑफ 5 लाख यूनिट इज एज फॉलोज। कंपनी ने 5 लाख यूनिट की फुल कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ खर्चा बताया कि मटेरियल का खर्चा 6 रुपए, लेबर का खर्चा 3 रुपए, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 10 रुपए है जिसमें 60% फिक्स है। इसका मतलब यू कैन से सर फिक्स्ड है इसके अंदर 6 रुपए का पार्ट, तो वेरिएबल पार्ट है इसके अंदर 4 रुपए का। टोटल इस तरीके से 90 रुपीज की कॉस्ट है। ए वन टाइम ओनली अ स्पेशल ऑर्डर ऑफरिंग टू बाई 50,000 यूनिट्स वॉज रिसीव्ड फ्रॉम एन ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर। एक बाहर का बंदा है, वो आपसे 50,000 यूनिट खरीदना चाह रहा है। द ओनली अदर कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड ऑन दिस ऑर्डर वुड बी ₹4 पर यूनिट फॉर शिपिंग। 4 रुपए पर यूनिट इस पे शिपिंग का खर्चा आएगा। एपी हैज सफिशिएंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर द एडिशनल यूनिट। कंपनी के पास फालतू कैपेसिटी भी है कि वो ये 50,000 एडिशनल यूनिट बना सकती है। इन नेगोशिएटिंग ए प्राइस फॉर द स्पेशल ऑर्डर एपी शुड कंसिडर द मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी। तो सर मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रखे? सर मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है हमारी कॉस्ट, जिसमें 6 रुपए मटेरियल की कॉस्ट आने वाली है, 3 रुपए लेबर की कॉस्ट आने वाली है। इस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में वेरिएबल कॉस्ट आएगी क्योंकि फिक्स तो पहले से ही आ ही रही होगी, और 4 रुपए आपकी शिपिंग की कॉस्ट है। तो सिंपल सी बात करूं तो 6 + 3 9 + 4 13 + 4 17। सर 17 रुपीज की आपकी कॉस्ट आने वाली है और वही हम एज ए मिनिमम सेलिंग प्राइस भी कंसिडर कर सकते हैं। A will be your correct answer, 17 will be your correct answer. Next, 8th MCQ, again a practical MCQ. Ankit Limited operates throughput accounting system. The details of product A per unit are as under selling price है 75 का, material cost है 30 रुपए, conversion cost है 20 रुपए, लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग में तो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट करके ही कंट्रीब्यूशन आ जाता है। टाइम टू बोटलनेक रिसोर्स 10 मिनट। सर 10 मिनट लगेंगे एक बोतल को 10 मिनट लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए, और ये बोटलनेक रिसोर्स है, मतलब लिमिटेशन वाला रिसोर्स है। व्हाट इज द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक रिसोर्स पर आवर? सिंपल सी बात है, 10 मिनट में अगर एक यूनिट बनेगी तो 6 यूनिट आप बना लोगे, और एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन कमा लोगे? सर 75 माइनस 30 इट विल बी 45। अगर आप 45 का कंट्रीब्यूशन एक से कमा लोगे और 6 यूनिट बना लोगे एक घंटे में, तो 270 एक घंटे में आप कंट्रीब्यूशन जनरेट कर लोगे। ए विल बी योर करेक्ट आंसर 270। 270 सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में करे हुए हैं, वैरायटी सारी की सारी कवर्ड है। इसके बाद सर थियोरी क्वेश्चन दिए गए कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, एफिशिएंसी रेशियो इज अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100 नहीं, बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आवर्स इन बजटेड पीरियड इनटू 100 नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। सर यस, एफिशिएंसी रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू में 100। फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द अवेलेबल स्प्रेडशीट। सर ये तो करेक्ट है। जोहो एनालिटिक्स इज ए टूल यूज्ड फॉर फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। सर ये भी किया जाता है।
विजुअलाइजेशन टूल्स आर द रिपोर्टिंग टूल्स, सर ये भी है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर इसमें जो तीन स्टेटमेंट गिवन है तीनों के तीनों ही करेक्ट है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 11th, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अबाउट द एक्शन टू बी टेकन। सर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th, आपको फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड प्राइस है 7.2 का, एक्चुअल क्वांटिटी आपने परचेज की 1600, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 1450, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, एक्चुअल यूनिट हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन परचेज 480 फेवरेबल, ये प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट, तो सर इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, तो इनका आंसर आ रहा है 480 और स्टैंडर्ड प्राइस है 7.2, तो एक्चुअल प्राइस आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर लोगे, तो यहां से आप एक्चुअल प्राइस निकाल लो कितना है, $6.9। सर एक्चुअल प्राइस आ रहा है, एपी है, एक्चुअल प्राइस आ रहा है 6.9, डी विल बी योर करेक्ट आंसर 6.9। जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर 12th, अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यू, द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी आर रेस्पेक्टिवली 10 days एंड ₹350। नॉर्मल ड्यूरेशन आपका 10 दिन का और नॉर्मल कॉस्ट आपकी 350। द कॉस्ट स्लॉप इज 75 पर डे, इसका मतलब एक दिन कम करने के लिए 75 रुपए का खर्च आएगा। इफ द क्रैश ड्यूरेशन इज 8 days, अगर क्रैश ड्यूरेशन 8 दिन का होगा, इसका मतलब 2 दिन कम कर दिया आपने, 2 दिन कम करने का मतलब 75 रुपए पर डे है, तो 2 दिन के लिए 150 रुपए लगेंगे। देन व्हाट इज द क्रैश कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, सर सिंपल सी बात है 350 रुपए की तो नॉर्मल कॉस्ट आई रही थी, 2 दिन कम करने के लिए 75 रुपए पर डे है, तो 150 रुपए ही हो गए, तो योर टोटल कॉस्ट विल बी 500, 350 और 150 500 रुपए की कॉस्ट होगी। नेक्स्ट 14th एमसीक्यू आपको थ्योरेटिकल दिखाई दे रहा है, ऑप्टिमाइजेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग, ऑप्टिमाइजेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग, मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है तो सर मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन सर अगर रेवेन्यू वगैरह की बात चल रही है तो मैक्सिमाइजेशन होता है, कॉस्ट की बात चल रही हो तो मिनिमम होता है, और नेटवर्क वगैरह में क्रिटिकल पॉइंट भी होता है। लास्ट एमसीक्यू 15th, a practical MCQ, the actual demand for a period is 100 units but forecast demand was 90 unit, the forecast error is, sir forecast error क्या होगा, तो सर सिंपल सी बात है, फोरकास्ट एरर का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्ट डिमांड, तो 100 माइनस 90 करोगे, बी विल बी योर करेक्ट आंसर 10। तो इस तरीके से आपको ये 15 एमसीक्यू दिए गए। अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एनालाइज कराऊं, सेकंड एक प्रैक्टिकल, फोर्थ 2, फिफ्थ 3, सिक्स्थ 4, सेवंथ 5, 8 6, सर 9th भी फॉर्मूला बेस्ड है, आप प्रैक्टिकल बेसिस पे इजीली कर सकते थे। 7, 12th 8, 13 9, सर 10, 15 में से 10 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिकल है। इसका मतलब यह है कि एससीएम के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिकल पढ़कर आप 90 मार्क्स ला सकते हो। 5 एमसीक्यू आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, वो केवल एमसीक्यू है। इसका मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बैठकर थ्योरी पोर्शन जो है वो बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको थ्योरी पोर्शन भी एससीएम के अंदर पूरा पूरा करवाया गया है क्लासेस के अंदर। जिन बच्चों ने क्लासेस ली, हमारी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनको पता है कि थ्योरेटिकल जो टॉपिक है वो भी पूरे पूरे कवर करवाए गए हैं। लेकिन देखो वो सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से कवर हमने करवाए हुए हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो सकता है इसके अंदर, 10 मार्क्स का थ्योरी जो कि एमसीक्यू है। तो सर एमसीक्यू तो आप अलग से कर ही रहे हो, तो इसका मतलब मेनली अपने को प्रैक्टिकल पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि कई बार बच्चा क्या है, थ्योरी में लगा रहे, सर प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा, थ्योरी कर लेता हूं, थ्योरी कर लेता हूं। कोई फायदा नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एससीएम का लेंदी बहुत लेंदी पोर्शन है एससीएम का। इस वजह से बच्चे क्या है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट एससीएम के अंदर बिना प्रैक्टिकल किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 20 नंबर, वो 20 भी नहीं, 17 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 नंबर का थ्योरी, 7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन है आगे जाके। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, गो फॉर प्रैक्टिकल ओनली। सेक्शन बी की तरफ अगर हम बढ़े तो सर 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 14 मार्क्स की वेटेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का दे दिया। डिसीजन मेकिंग में से ये क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिसीजन मेकिंग में अगर मैं बात करूं तो इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव जो हम करते हैं, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑर्डर होते हैं उसका जो इवेल्युएशन करते हैं, उस पार्ट में से ये क्वेश्चन दिया गया। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, एक कंपनी है जो कि अभी 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है, हैज रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम मिडल ईस्ट, इनको एक मिडल ईस्ट से एक ऑर्डर रिसीव हुआ, विच विल यूटिलाइज 40% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, और ये जो ऑर्डर है इसके अंदर फैक्ट्री की कैपेसिटी का 40% यूटिलाइज होना है। सर ऑलरेडी मैं 80% यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास तो आइडल कैपेसिटी केवल 20% की है, लेकिन इस एक्सपोर्ट ऑर्डर में 40% कैपेसिटी की जरूरत है। द ऑर्डर हैज टू बी आइदर टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द करंट डोमेस्टिक प्राइस और रिजेक्टेड टोटली। ये जो ऑर्डर है या तो आप पूरा का पूरा लो या फिर पूरा का पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि 20% माल बेच लो और बोलो 20% नहीं है, नहीं, या तो पूरा 40% ऑर्डर लेना पड़ेगा या पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो 10% बिलो द करंट प्राइस, जो भी करंट प्राइस से डोमेस्टिक चल रहा है उससे 10% कम पे माल आपको बेचना है। द करंट सेल्स एंड कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो, अभी आपकी सेल 16 लाख रुपए की है 80% के हिसाब से। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 5.8, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 2.4, वेरिएबल ओवरहेड 0.6 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड है 5.2 लाख एज पर 80% कैपेसिटी। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर ए, कंटिन्यू विद डोमेस्टिक सेल्स एंड रिजेक्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डोमेस्टिक सेल्स जो है उसी के साथ चलते रहो, मतलब 80% माल ही बेचते रहो और एक्सपोर्ट ऑर्डर को कर दो रिजेक्ट। सर सबसे इजी काम तो यही है, सबसे इजी काम यही है। एक एक करके देख लेते हैं। इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया था उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहां पे डाल दिया है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, कोई व्हाट्सएप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा MQP जून 2024, उस पे कुछ प्राइस लिखे हुए होंगे बट वो पे करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट पे क्लिक करो, आपके सामने MQP जून 2024 जो है, जो भी हम सॉल्व करवा रहे हैं उनके पेपर प्लस सॉल्यूशन दोनों आ जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सर एक एक करके ऑल्टरनेटिव की मैं बात करता हूं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव फर्स्ट जो है, कंटिन्यू विद डोमेस्टिक सेल्स और रिजेक्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, आपकी कैपेसिटी 80% थी तो उसी पे आप काम करोगे। तो आपको जस्ट इसमें ज्यादातर डेटा कॉपी पेस्ट ही करना है। सेल 16 लाख, मटेरियल 5.8, डायरेक्ट लेबर 2.4, वेरिएबल ओवरहेड 0.6 और फिक्स्ड ओवरहेड 5.2। तो सर ये डेटा जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाली ही बात है। कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो इसमें तो एज सच कुछ सोचना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट वाली बात थी। दूसरा ऑप्शन बी पॉइंट आपके पास ये है, एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या होगा, एंड अलाउ द डोमेस्टिक मार्केट टू स्टार्व टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ द डिमांड। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो 40% कैपेसिटी तो यहां गई, जो 60% बची वो 60% जो कैपेसिटी है वो आप डोमेस्टिक में बेचते रहो। इस सिचुएशन में क्या कहानी होगी चेक कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव बी,
accept the export order and allow the domestic market to starve to the extent of excess of demand। इसका मतलब ये है कि 40% जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो बेच लो, बचा हुआ 60% डोमेस्टिक में बेच लेना। This alternative envisages utilization of 40% of the capacity for the export order and बचा हुआ 60% of the capacity for domestic market में आप बेच सकते हो। Further, the export order is executed at 10% below the current domestic price लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले 100 रुपए में माल बिक रहा था तो अब केवल और केवल 90 रुपए में माल बिकेगा। हालांकि 100 में नहीं बिक रहा था, जस्ट क्लियर बताया है कि 100% जो रेवेन्यू जनरेट होता था पहले वो अब 90% ही होगा। क्यों? आपने 10% सेलिंग प्राइस कम कर दिया। अकॉर्डिंगली सेल कितनी होगी 100% कैपेसिटी पे? तो सर 100% कैपेसिटी पे अगर मैं सेल की बात करूं, 16 लाख रुपए की सेल थी आपकी 80% पे, तो अगर आपकी 16 लाख रुपए की सेल थी 80% पे तो 100% पे ये 20 लाख होती, लेकिन होगी नहीं। क्यों? आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पे प्राइस 10% कम है। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर की वैल्यू क्या होने वाली है सर? 40% जो कैपेसिटी होगी उसका केवल और केवल 90%। तो इसका मतलब 20 लाख रुपए अगर आपकी सेल होती तो 20 लाख का 40% मतलब 8 लाख, लेकिन 8 लाख नहीं, उसका केवल 90% ही मिलेगा, तो 7.2 लाख। और जो इंडिया में बेचोगे, डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे वो 60%, तो 20 लाख का 60% 12 लाख। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 12 लाख डोमेस्टिक सेल और 7.2 एक्सपोर्ट सेल, तो टोटल सेल हो जाएगी आपकी 19.2। अब जो भी खर्चे हैं वो आपके 100% के अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। ये 5.8 जो था दैट इज 80%, तो 5.8 डिवाइड बाई 80%, मटेरियल का खर्चा होगा आपका 7.25 लाख। लेबर के खर्चे की बात करें तो सर 2.4 था 80% पे, तो 100% पे इट विल बी 3 लाख। वेरिएबल ओवरहेड का जो खर्चा था वो था आपका 0.6, 80% पे, तो 100% पे इट विल बी 0.75। कॉस्ट का टोटल आ गया 11, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया 8.2। सर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो 5.2 विल बी 5.2, अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट विल बी 3 लाख। पहले ऑप्शन में आप 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते, सेकंड ऑप्शन में आप 3 लाख का कमाओगे, तो अभी तक के हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन बाकी है। सी ऑप्शन कहता है इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ाओ। सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर भी एक्सेप्ट करेंगे एंड मेंटेन द डोमेस्टिक डिमांड भी मेंटेन करेंगे। मतलब 40% माल बाहर भी बेचेंगे और 80% की जो डिमांड डोमेस्टिक में है वो भी बेचेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे। कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं? तो बाई परचेजिंग एडिशनल प्लांट एंड इंक्रीजिंग 10% कैपेसिटी। एडिशनल प्लांट खरीदो, इससे आपकी 10% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड देयर बाई इंक्रीजिंग फिक्स्ड ओवरहेड बाई 65,000, तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट 5.2 लाख थी वो 5.85 हो जाएगी, 65,000 से बढ़ जाएगा 5.2, तो इट विल बी 5.85। एंड ओवर टाइम करवाओ, वर्किंग ओवर टाइम एट 1.5 टाइम, और इसके लिए आपको 1.5 गुना पे करना है द नॉर्मल रेट टू मीट बैलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। जो भी आप नॉर्मल टाइम में पे करते हो उसका 1.5 गुना आपको पे करना पड़ेगा, और ओवर टाइम करवा लो बैलेंस कैपेसिटी के लिए। 10% कैपेसिटी एडिशनल प्लांट से बढ़ा लो, बैलेंस जो है उसके लिए ओवर टाइम करा लो, ओवर टाइम में आपको 1.5 गुना पे करना पड़ेगा। सर ठीक है, अब आप जो माल बेचने वाले हो 7.2 की सेल वैल्यू जनरेट होने वाली है एक्सपोर्ट ऑर्डर से, और डोमेस्टिक से सेल जनरेट होने वाली है आपकी 16, तो 16 प्लस 7.2 इट मींस 23.2 आपकी सेल वैल्यू हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव सी में कैपेसिटी आपकी एक्सपोर्ट करोगे 40%, डोमेस्टिक 80%, सेल वैल्यू हो जाएगी 23.2। मटेरियल, सर मटेरियल की कॉस्ट थी 5.8 80 पे, अब 120 पे काम करने वाले हो तो इट विल बी 8.7। लेबर की जो कॉस्ट है वो थी 2.4 80 पे, तो 120 पे इट विल बी 3.6। वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट थी 0.6 80 पे, तो 120 पे इट विल बी 0.9। इसके अलावा देखो 10% कैपेसिटी तो आपकी प्लांट की वजह से बढ़ जाएगी, बट बैलेंस जो 10% कैपेसिटी है उसके लिए आपको
ओवर टाइम कराना पड़ेगा। ये जो लेबर आप पे कर रहे थे 2.4 जो लेबर पे कर रहे थे, ये था 80% पे, ये था 80% पे। तो सर अगर 2.4 80 पे था तो जो एडिशनल 10% कैपेसिटी है उसके लिए 0.3 होता, लेकिन एज पर क्वेश्चन इसके लिए आपको 1.5 गुना पे करना है। तो 0.3 का 1.5 गुना, 0.3 का 1.5 गुना, अगर 1.5 गुना आपको पे करना पड़ेगा तो इट विल बी 0.45। लेकिन जो 0.45 है उसके अंदर आप यहां पे लेबर वाला पार्ट तो ऑलरेडी ले चुके थे, तो आपको 1.5 नहीं केवल और केवल 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा समझ लो सर, 2.4 मेरी नॉर्मल वेजेस थी, 2.4 मेरी नॉर्मल वेजेस थी 80 पे, तो एडिशनल 10% के लिए कितना होगा सर? एडिशनल 10% के लिए होगा 0.3। मैं केवल और केवल ओवर टाइम की बात कर रहा हूं, तो ओवर टाइम में 1.5 गुना पे करना है, तो 1 टाइम तो मैं ऑलरेडी यहां पे करके आया हूं 120% के लिए। तो अब जो 0.5 एडिशनल है वो पे करना है, तो एडिशनल 0.5 कितना हो जाएगा? 50%, दैट विल बी 0.15। ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 65,000 से बढ़ गई थी, तो इट विल बी 5.85। अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट विल बी 4 लाख। पहले ऑप्शन में आपका प्रॉफिट था 2 लाख, दूसरे ऑप्शन में 3 लाख और तीसरे ऑप्शन में 4 लाख। तो सिंपल सी बात है, कंपनी लास्ट ऑप्शन के लिए जाएगी, कंपनी लास्ट ऑप्शन के लिए जाएगी, दैट इज 4 लाख रुपए के लिए जाएगी। इस तरीके से ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपको अटेम्प्ट करना था, और ये जो क्वेश्चन है वो अपने स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट किया इंस्टीट्यूट ने। स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स है रजिस्टर्ड उनको हमारे नोट्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एज इट इज सेम फिगर के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट कर दिए। पार्ट ए जो है, पार्ट ए का क्वेश्चन दे दिया आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से 7 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी जो है वो आपको दे दिया डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड। एक डिवीजन है डिवीजन ए जो कि प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर है मतलब अपना माल नेक्स्ट में ट्रांसफर करते वक्त प्रॉफिट कमा सकती है। 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है ये प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट। तीनों प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हो, एंड द डिटेल आर एज फॉलोज। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस पर यूनिट, हर एक प्रोडक्ट का मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या है वो गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिवीजन ए, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इन डिवीजन ए, डिवीजन ए में इनको बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए वो भी गिवन है। कहते हैं प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी। अब आप ये जो प्रोडक्ट वाई है ये चाहो तो डिवीजन बी को ट्रांसफर कर सकते हो, डिवीजन बी को इसकी जरूरत होती है, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स ऑफ वाई। लेकिन वाई की 300 यूनिट से ज्यादा की डिमांड डिवीजन बी को नहीं होने वाली, मतलब डिवीजन बी को 300 यूनिट आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट में कितना बेच सकते हो? तो सर एक्स की 800 यूनिट, वाई की 500 और जेड की 300 यूनिट आप मैक्सिमम मार्केट में सेल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी कुड बाई सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट ए स्लाइटली चीपर प्राइस ऑफ 45 पर यूनिट। डिवीजन बी अगर चाहे तो मार्केट से खरीद सकती है वाई, किस रेट पे मिल जाएगा? 45 रुपए में मिल जाएगा। जबकि डिवीजन ए कितने में बेच रही है मार्केट में? ये 46 में। क्वेश्चन की डिमांड है कंप्यूट द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ वाई। कहते हैं अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को प्रोडक्ट वाई ट्रांसफर करे तो बताओ ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन ए आर, पॉइंट नंबर ए देखते हैं पहले, 3800 आवर्स। आप ये मान के चलो कि डिवीजन ए के पास 3800 आवर्स ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइस क्या रखा जाए? 300 यूनिट का, जो डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करे। तो सर इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है।
डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन करोगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर फ्रॉम एक्सटर्नल सेल। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे। सर सेलिंग प्राइस गिवन है हमारे पास 48, 46 और 40 और माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 33, 24 और 28। आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा 15, 22, 12 और आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स पर यूनिट से 3, 4 और 2 से 3, 4 और 2 से डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली आपको 15 डिवाइड बाई 3 5, 22 डिवाइड बाई 4 5.5, 12 डिवाइड बाई 2 6 मिल जाएगा। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था जेड में तो इसकी रैंकिंग आ गई 1, सेकंड में इसके बाद तो रैंकिंग 2, लास्ट में एक्स। क्योंकि अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा तो हम वो सेक्रीफाइस करेंगे जिसकी रैंकिंग लास्ट होगी। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस व्हेन द कैपेसिटी 3800 आवर्स की होगी तो इस तरीके से एलोकेशन होगा। कैसे? एलोकेशन ऑफ आवर, अगर हमारी कैपेसिटी 3800 है, सर एक्सटर्नल सेल की मैं बात करूं तो एज पर क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल सेल करनी है 800, 500 और 300 यूनिट्स की। हर यूनिट को बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 3, 4, 2 आवर्स। तो बाहर का माल बनाने के लिए 2400, 2000 और 600, 2400, 2000 और 600। सर ये तो 5000 घंटों की जरूरत है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप जेड बनाओगे। सबसे पहले जब आप जेड बनाओगे 300 यूनिट 2 के हिसाब से 600 घंटे लग जाएंगे। सबसे पहले आप ये बनाओगे 600 घंटे लग गए, 600 घंटे लग गए। इसके बाद आप सेकंड रैंकिंग पे आओगे 500 यूनिट बनाओगे 4 घंटे के हिसाब से 2000 घंटे ये लग गए। तो सर 2000 और 6 2600 घंटे लग गए। आपके पास 3800 आवर्स है तो 1200 घंटे ये बैलेंसिंग फिगर में आ गए। 1200 घंटे ये बैलेंसिंग फिगर में आ गए। 1200 घंटे जो हैं वो बैलेंसिंग फिगर में आ गए आपके पास। तो 1200 घंटों की कमी है आपके पास फिलहाल। तो जरूरत थी 2400 घंटों की, लगा मैं 1200 घंटे ही पाया। तो फिलहाल तो मैं मार्केट की जो डिमांड थी उसको ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो मुझे अगर ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट डिवीजन को तो मुझे इसमें से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट, नहीं है इवन टू प्रोड्यूस द यूनिट टू मीट द एक्सटर्नल सेल। सर बाहर वाला तो बना ही नहीं पा रहा। तो अगर आपको ट्रांसफर करनी है 300 यूनिट तो उसके लिए कितने घंटे चाहिए? सर वाई की एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे, तो 300 यूनिट के अकॉर्डिंगली 1200 घंटे चाहिए। तो आप ये वाले 1200 घंटे ले लो क्योंकि इसकी रैंकिंग लास्ट थी। जिसकी लास्ट रैंकिंग होती है उससे घंटे निकाल लिए जाते हैं। सर अगर ये 1200 घंटे आप निकाल लोगे और 1 घंटे से कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे? 5, तो 1200 इंटू 5 6000 रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। 6000 रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। 6000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी यूनिट से रिकवर करनी है? 300 से। तो सर 6000 रुपए जब 300 से रिकवर करोगे तो 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। 20 रुपए पर यूनिट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और साथ में वेरिएबल कॉस्ट मेरी आ रही थी 24 रुपए। तो 24 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट, 20 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एज ए कंपनी अपने को 44 की कॉस्ट पड़ेगी। एज ए कंपनी अपने को 44 की कॉस्ट पड़ेगी। देख लो एक बार कि सर 1200 आवर्स आर रिक्वायर्ड इन वेज डिवीजन ए हैज टू गिव अप द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। यहां से निकाल लो सिंस लोएस्ट रैंकिंग, क्योंकि इसकी लोएस्ट रैंकिंग है टू द एक्सटेंट ऑफ 1200 आवर्स। तो 1200 आवर्स डिवाइड बाय 3 लेबर पर तो 400 यूनिट का नुकसान हो गया। इन्होंने यूनिट्स में निकालिया, बात एक ही है। 400 इंटू 15 6000 का नुकसान हो गया। ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? सर ट्रांसफर प्राइस होगा 24 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और 1200 घंटे आपने ले लिए, 5 रुपए के हिसाब से 6000 का नुकसान हो गया जो 300 यूनिट से रिकवर करना है। तो 20 रुपए पर यूनिट ये हो गया। तो टोटलिटी में आप 44 रुपए का ट्रांसफर प्राइस रख लो। तो 24 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 20 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 44 विल बी योर ट्रांसफर प्राइस अगर 3800 आवर्स अवेलेबल है तो। लेकिन एज पर पॉइंट नंबर 2 अगर हमारे पास 5600 आवर्स हो तो क्या होने वाला है? सर 600 घंटे में ये बन जाएगा, 2000 घंटों में ये बन जाएगा और 2400 घंटे में ये भी बन जाएगा। 600 घंटे में ये बन जाएगा, 2000 घंटे में ये बन जाएगा, 2400 घंटे में ये बन जाएगा। मतलब यहां पे आपके पास 5000 घंटे ही लगे, जबकि आपके पास अवेलेबल कितने थे? सर अवेलेबल थे 5600। तो इसका मतलब 600 आवर्स आपके पास बच गए
y को बनाने के लिए, लेकिन जरूरत तो अपने को 1200 की थी ना, 1200 की थी, 600 फालतू पड़े हुए हैं, तो x से हम केवल 600 घंटे मांगेंगे, 600 घंटे मांगेंगे। जब आप 600 घंटे मांगोगे, एक घंटे का नुकसान होगा 5 रुपए, तो 600 इंटू 5, 3000 का नुकसान होगा, जो 300 यूनिट से रिकवर करना है, मतलब 10 रुपए पर यूनिट रिकवर करना है, 10 रुपए पर यूनिट रिकवर करना है। तो 10 रुपए पर यूनिट रिकवर करना है, तो इसका मतलब केवल और केवल 34 रुपए जो है वो ट्रांसफर प्राइस आएगा। एक बार पढ़ देता हूं सारा पोर्शन। लेबर आवर्स नीडेड फॉर 300 यूनिट ऑफ वाई, सर 300 यूनिट वाई की बनाओगे, एक यूनिट बनाने में 4 घंटे, तो 1200 घंटे चाहिए। अपने पास सरप्लस आवर अवेलेबल थे 600, तो 600 घंटे हम एक्स से मांग लेंगे। द शॉर्टफॉल ऑफ 600 आवर में हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम एक्स, जिससे आपको नुकसान होगा कितना, सर 600 घंटे 5 रुपए के हिसाब से 3000 का नुकसान होगा, वो आप 3000 रुपए यहां से रिकवर कर लो 300 यूनिट से, तो 34 रुपए आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको यहां पे 2 बारी ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करके देना है, सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ। आपको आपके स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, हमारे जो नोट्स है उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। ऑलमोस्ट मैं बात करूं, हमने स्टडी मटेरियल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर किए हुए होते हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हो, तो सर क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी में से। क्वेश्चन नंबर 3B, ए कंपनी हैज एस्टिमेटेड द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट टू बी ₹10, 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये आपका एस्टिमेशन है। एंड द सेलिंग प्राइस इज 15 पर यूनिट, मतलब आप एस्टिमेट कर रहे हो 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। बजटेड सेल्स फॉर द ईयर आर 20,000 यूनिट, आप मान के चल रहे हो 20,000 यूनिट हम बेच लेंगे। एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट आर एज फॉलोज, फिक्स्ड कॉस्ट विद प्रोबेबिलिटी आपने एस्टिमेट किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 50,000 हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ये 60,000 भी हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ये 70,000 भी हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 80,000 होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 और 90,000 हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 रहेगी। एसेस द प्रोबेबिलिटी, कहते हैं आप प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द कंपनी विल इक्वल और एक्सीड इट्स टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25,000 फॉर द ईयर। कहते हैं आप बताओ कि कंपनी 25,000 रुपए या इससे ज्यादा का प्रॉफिट कमा लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसका भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। द डिफरेंट आउटकम फॉर फिक्स्ड कॉस्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट। सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास विद देयर प्रोबेबिलिटी अलग अलग गिवन है। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 होगी, जो कि पहला ही टारगेट है 0.1 के साथ, फॉर एग्जाम्पल दे कांट बी एनीथिंग एल्स एज वेल। अगर 50,000 होगी तो और कुछ नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, यही तो है। अगर 50,000 हो जाएगा तो बाकी कुछ नहीं होगी। तो बजटेड सेल तो 20,000 यूनिट गिवन है, कंट्रीब्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए पर यूनिट है, बात केवल फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर थी। तो सर बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000 यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1 लाख कमा लोगे। अब अगर आपका प्रॉफिट का टारगेट 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 75,000 रुपए। 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 25,000 रुपए तो प्रॉफिट कमाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो सकती है, 75,000। ज्यादा से ज्यादा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो सकती है, 75,000। इससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए, मतलब 80 और 90 तो हो ही नहीं सकती, 80 और 90 तो हो ही नहीं सकती। हायर प्रॉफिट वुड मीन लोअर फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात यह है, सर जब तक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, 60,000 या 70,000 होगी, तब तक आप अपना 25,000 रुपए या उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इससे ज्यादा होते ही आप वो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1, 0.3, 0.3, तो बस ऐड कर लो इसको, तो 70% इज द प्रोबेबिलिटी, 70% इज द प्रोबेबिलिटी कि आप अपना प्रॉफिट कमा लोगे। सिंपल अगर मैं कहूं सर 5 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, 20,000 यूनिट तो 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन, 25,000 रुपए अगर प्रॉफिट रखना है तो बीच में फिक्स कॉस्ट 75,000 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 75,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये सिनेरियो खत्म हो गया।
इन तीनों के केस में आपका प्रॉफिट 25,000 या उससे ज्यादा हो सकता है, तो बस इसका एडिशन कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 70%। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन गिवन था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट कर दिए, बट इस पार्ट में एक प्रैक्टिकल के साथ साथ एक थ्योरी क्वेश्चन भी अटैच कर दिया 7 मार्क्स का। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4A है। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, T Limited produces a product which passes through 2 processes, cutting and finishing। एक कंपनी है टी लिमिटेड, एक प्रोडक्ट बनाती है जो 2 प्रोसेस से पास ऑन होगा, कटिंग और फिनिशिंग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। कटिंग और फिनिशिंग का आपके पास डेटा गिवन है, आवर्स से अवेलेबल पर एनम। कटिंग डिपार्टमेंट में अपने पास 50,000 आवर्स अवेलेबल है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अपने पास 60,000 आवर्स की अवेलेबिलिटी है। आवर्स नीडेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर एक यूनिट को बनाने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट के 5 आवर्स और फिनिशिंग के 12 आवर्स की जरूरत है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगी पर एनम एक्सक्लूडिंग मटेरियल 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की, दोनों ही डिपार्टमेंट में 10-10 लाख रुपए की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है पूरे साल की। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹1000 पर यूनिट एंड द ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल की जो कॉस्ट है वही केवल वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि 400 रुपए। तो इसका मतलब 600 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। देयर इज डिमांड फॉर ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना बनाओगे बेच लोगे। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये 3 ऑल्टरनेटिव है और तीनों ही इंडिपेंडेंट है। पहला, एन आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू द फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ यूनिट बिटवीन 5,000 एंड 7,000 एट 400 पर यूनिट। कहते हैं जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का काम है वो बाहर की एक आउटसाइड एजेंसी करने को तैयार है। 5,000 से लेकर 7,000 यूनिट तक आपको वो बनाकर दे देंगे और 400 रुपए पर यूनिट आपसे चार्ज करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अनदर आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू द कटिंग ऑपरेशन ऑफ 2,000 यूनिट 200 रुपए पर यूनिट। एक और एजेंसी है जो कटिंग डिपार्टमेंट के लिए 2,000 यूनिट का काम आपको करके दे देगी 200 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। और तीसरा पॉइंट है कि एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग कैन बी बॉट फॉर ₹10 लाख टू इंक्रीज द कटिंग फैसिलिटी बाय 50,000 आवर्स विद एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 2 लाख। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एडिशनल इक्विपमेंट खरीद लो, 10 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है, 50,000 घंटे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और 2 लाख रुपए इससे रिलेटेड आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगी एडिशनल। तो सर ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी बेस्ट होगा वो अपने को सिलेक्ट करके देना है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करा हुआ है। देखो कटिंग प्रोसेस की कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 50,000 घंटे की है और एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे, मतलब कटिंग डिपार्टमेंट में आप 10,000 यूनिट बना सकते हो। सिमिलरली फिनिशिंग डिपार्टमेंट की आपके पास कैपेसिटी 60,000 और 12 घंटे लगेंगे, तो इसमें आप 5,000 यूनिट ही बना सकते हो। मतलब कटिंग की कैपेसिटी ज्यादा है, फिनिशिंग की कम है। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1,000 रुपए में आप माल बेचोगे, 400 रुपए मटेरियल की कॉस्ट है, मतलब 600 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि जो फिनिशिंग की कैपेसिटी है 5,000 यूनिट वो कम है कटिंग कैपेसिटी से, तो हमें किसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए? हमें फिनिशिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव 1 जो है वो कहता है, ऑल्टरनेटिव 1 कहता है एक आउटसाइड एजेंसी 5,000 से 7,000 यूनिट आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बना के देने को तैयार है 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो इफ एन आउटसाइड एजेंसी is willing to do the finishing operation of any number of unit between 5,000 and 7,000, तो इससे क्या होगा? आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में क्या इंपैक्ट आएगा? सर 600 रुपए आपका 600 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन था, 600 रुपए ही आपका कंट्रीब्यूशन था, राइट सर? यस, 600 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा था, जिसमें से 400 रुपए आप बाहर वाले को दे दोगे तो 200 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा, जो भी बाहर से आप काम कराओगे उस पे। तो पहली जो 5,000 यूनिट है वो तो आप खुद बना लोगे, तो उस पे तो आप 600 रुपए के हिसाब से कमाते रहोगे। तो 5,000 यूनिट जो है 5,000 यूनिट जो है
थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन फॉर 5000 यूनिट, उस पे आप 200 के हिसाब से यही वाला कंसिडर किए 10 लाख रुपए कमा लोगे। अच्छा 5000 के लिए जो एडिशनल है उसी पे बात कर रहे हैं ये केवल। और अगर आप 7000 यूनिट के लिए जाते हो तो फिर 14 लाख कमा लोगे। ये 5000 से 7000 की जो कैपेसिटी है उसके लिए कंसिडर किया, 5000 से 7000 की जो कैपेसिटी है उसके लिए कंसिडर किया है। तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं इंक्रीज इन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सारी कहानी इंक्रीमेंटल देख रहे हैं। इंक्रीज इन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन इज हायर देन द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लाख। आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 लाख की है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 लाख की है, जबकि आपका जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। पर एनम बियॉन्ड 5000 लेवल ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, देयरफॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग अबव 5000 लेवल इज बेनिफिशियल। क्योंकि 5000 बनाओगे तो 10 लाख कमाओगे, 10 लाख का खर्चा है फिक्स्ड कॉस्ट, तो सर नील हो जाएगा। 5000 से ऊपर की बात करें तो आप ऑल्टरनेटिव 1 के लिए जा सकते हो। जो ऑल्टरनेटिव 2 है, देखो ऑल्टरनेटिव 2 की कैपेसिटी बढ़ा के करोगे क्या, उसकी तो कैपेसिटी पहले से ही ज्यादा है, तो सर ऑल्टरनेटिव 2 का तो कोई फायदा ही नहीं है। If an outside agency is willing to do the cutting operation, the capacity of cutting operation is 10,000 unit as against the finishing 5,000, तो सर कटिंग की बढ़ाने का फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और ऑल्टरनेटिव 3 में भी तो यही था, ऑल्टरनेटिव 3 में भी तो आप कटिंग की बढ़ाने की बात कर रहे थे, सर अगेन कटिंग की बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप ऑप्शन 1 के लिए जाओ, और ऑप्शन 1 भी केवल और केवल तभी बेनिफिशियल है जब आप 5000 से 7000 की जो रेंज है इसमें 5000 से ऊपर के लेवल की बात करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए 5000 इंटू 200, 10 लाख से काम नहीं चलेगा, वो ब्रेक इवन हो जाएगा। उससे ऊपर बनाओगे तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4A का आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड फ्रॉम आवर नोट्स। और जो बी पार्ट था 4th के साथ वो थ्योरी अटैच कर दिया। सर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लीन अकाउंटिंग, तो लीन अकाउंटिंग का आपको टॉपिक हमारी क्लासेस में करवाया जाता है, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं। बट मैं यही कहूंगा आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 7 में से केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको तो पूरे 6 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। आप इजीली केवल प्रैक्टिकल बेसिस पे पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से आपको दे दिया। कहते हैं कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दो प्रोडक्ट आर और प्रोडक्ट एस का कुछ डेटा दिया गया और कुछ जगह आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो बस आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ये फाइंड आउट करके देने। सेल्स क्वांटिटी तो कुछ भी बताई नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, अच्छा सेल्स क्वांटिटी में स्टैंडर्ड था, प्रोडक्ट आर नहीं पता, प्रोडक्ट एस जो है 400 यूनिट बेचने का टारगेट था, बट एक्चुअल में आपने 500 यूनिट यहां पे बेची है। प्रोडक्ट एस की नहीं पता क्या कहानी रही। प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस यहां पे 12 और 15 गिवन है दोनों का, एक्चुअल प्राइस भी गिवन है 15 और 20। तो सर अगर आपको स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस मिल जाते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड करके हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी डेटा पे डिपेंड करता है। प्राइस वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देने, तो प्राइस वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करके देने तो सर प्रोडक्ट आर का डेटा तो बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस भी, एक्चुअल प्राइस भी और एक्चुअल क्वांटिटी भी है, तो आर तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बट एस के अंदर आपको एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे कैलकुलेट करनी है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं अभी। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इन्होंने दे रखा है 1200 फेवरेबल। सर सेल वॉल्यूम वेरिएंस 1200 फेवरेबल, आर का गिवन है, एस का मिसिंग है, आपको कैलकुलेट करके देना है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस दोनों का ही मिसिंग है, लेकिन सेल्स मिक्स वेरिएंस गिवन है। कहते हैं सेल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर वाज 450, वो भी फेवरेबल, और एफ यहां पे फेवरेबल को डिनोट करता है। सर ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पे तैयार करा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे एज्यूम कर लिया लेट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर बी आर, क्योंकि आप देखोगे आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स आर की मिसिंग थी, तो इसको हमने यहां पे आर ही एज्यूम कर लिया। सबसे पहले हमने इसको आर एज्यूम कर लिया,
और एक्चुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस मिसिंग थी, तो हमने इसको एस एज्यूम कर लिया। एक्चुअल यूनिट प्रोडक्ट एस की मिसिंग थी, तो हमने इसको एस एज्यूम कर लिया। स्टेटमेंट बनाया जैसे कि हम डेटा फॉर सेल्स वेरिएंसेस बनाते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। कहानी क्या थी, हमारे पास आर का डेटा था। आर के स्टैंडर्ड में मैं बात करूं तो मेरे पास क्वांटिटी थी आर, प्राइस था 12, क्वांटिटी थी आर, प्राइस था 12, तो ये हो गया 12 आर। सिमिलरली एस की बात करें तो क्वांटिटी गिवन थी 400, बट नहीं, क्वांटिटी गिवन थी 400 और प्राइस था 15 का, तो ये इजीली लिख दिया 400 इंटू 15, 6000। इसका टोटल हो गया 400 प्लस आर, ये हो गया 6000 प्लस 12 आर। एक्चुअल में जब हम गए तो प्रोडक्ट आर की एक्चुअल यूनिट पता थी 500, प्राइस भी पता था 15, तो ये 7500, ये तो सीधा सीधा लिख दिया। जब एस की बात आई तो एक्चुअल क्वांटिटी एस की एस हमने एज्यूम करी और एक्चुअल प्राइस था 20, तो इट विल बी 20s। तो ये हो गया 500 प्लस एस और ये हो गया 7500 प्लस 20s। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस गिवन था। अगर मैं प्रोडक्ट आर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1200 फेवरेबल, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फॉर आर की बात करूं तो 1200 फेवरेबल गिवन था। और वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, AQSP माइनस SQSP, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये 1200 फेवरेबल आपके पास गिवन था। तो AQSP क्या था सर, AQ था 500 इंटू SP था 12, तो 500 इंटू 12 माइनस SQSP, सर SQ था R, SP था 12, तो ये था 12R इज इक्वल टू 1200। इसको सॉल्व किया, आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 6000 माइनस 12R इज इक्वल टू 1200, 500 इंटू 12 कर लिया 6000 माइनस 12R इज इक्वल टू 1200। तो यहां से आपको आपका R पता चला, दैट इज 400। तो आपको यहां पे ये क्वांटिटी पता चल गई 400। जैसे ये 400 पता चला, आपको ये यहां पे 4800 पता चला। ठीक है, देन हमने यहां पे AQSP में और RSQSP भी लिखा। AQSP मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना, RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी आर की, सर 500, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 12 का। सिमिलरली एस के लिए बात करें तो सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी एस के लिए, सर एस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी थी एस और स्टैंडर्ड प्राइस था 15, तो 15s, तो ये हो गया था 6000 प्लस 15s। मिक्स वेरिएंस में जाना है तो RSQ की जरूरत पड़ने वाली थी, तो सर RSQ के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली। RSQ का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड रेशियो में रखना, एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसको स्टैंडर्ड रेशियो में रखना। तो सर सिंपल सी बात ये थी कि 12 इंटू 12 और 15 जो है वो बाद में लेना, 500 प्लस एस को इस प्रोपोर्शन में बांटना था। तो सिंपल सी बात ये थी 500 प्लस एस डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 400, तो 500 प्लस एस डिवाइडेड बाई 400 प्लस आर इंटू 400, सेम दोनों में सेम है, तो ये आ गया RSQ, ये आ गया RSQ पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3000 प्लस एस और ये आ गया 3750 प्लस एस, तो ये आ गया 6750 प्लस 13.5s। क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस गिवन है। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है AQSP माइनस RSQSP, और ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 450 फेवरेबल। तो सर ये इक्वेशन ले लो, 6000 प्लस 15s माइनस 6750 प्लस 13.5s विल बी इक्वल टू 450। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 6000 और 6750 था तो माइनस 750 प्लस 15s और 13.5s मतलब 1.5s इज इक्वल टू 450। तो यहां पे सॉल्व किया तो s आ गया आपका 800, ये s आ गया आपका 800, तो 20 के अकॉर्डिंगली ये आ गया आपका
16,000। तो अपने को पता चल गया स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ आर कितनी थी 400 और एक्चुअल यूनिट एस की कितनी थी 800। आपके दो क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गए थे, ये 400 और ये आपका 800। इसके बाद आप इजीली सेल प्राइस वेरिएंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्योंकि सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा था सर 15 का, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 12 का, तो 15 माइनस 12 इंटू 500, 15 माइनस 12 इंटू 500 सर ये 1500 फेवरेबल आ गया। एस के लिए सेम कैलकुलेशन सर 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 15 5 इंटू 800 4000 फेवरेबल। ये वाले क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गए। इसके बाद आपको सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है केवल और केवल एस का। सर फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 800 माइनस 400, 400 इंटू 15 6000 फेवरेबल। ये वाला क्वेश्चन मार्क भी हो गया। इसके बाद सेल वैल्यू वेरिएंस निकालना है, तो सर सेल वैल्यू वेरिएंस होता है एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड सेल वैल्यू। 7500 माइनस 4800, 7500 माइनस 4800 ये आ जाता 2700 फेवरेबल, और ये आ जाएगा आपका 16000 माइनस 6000 10000 फेवरेबल। तो इस तरीके से आप आर और एस एक्स वाई कुछ भी एज्यूम करके अपनी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो सेल वॉल्यूम वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस से, देन आप इजीली कोई भी पॉइंट का आंसर निकाल के दे सकते हो। जो भी क्वेश्चन मार्क है उसका इजीली आंसर यहां पे निकाल के दे सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी वजह से 14 मार्क्स की वेटेज यहां पे दी गई है। अगेन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपको हमारे नोट्स में भी एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दो पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी, 7 मार्क्स के। पार्ट ए इज फ्रॉम सिमुलेशन एंड पार्ट बी फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग। पार्ट ए सिंपल सा क्वेश्चन दिया, द पास्ट डेटा ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 kgs ऑफ ए कन्फेक्शनरी आइटम इज गिवन बिलो। आपके पास डिमांड पर वीक गिवन है 0, 5, 10, 15, 20, 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल हम करके देखें तो सर फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है आपका 50 आ रहा है, तो मतलब इसका डबल करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर आपके पास गिवन है रैंडम नंबर। जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स, लेकिन अपने को डिमांड केवल और केवल 10 वीक की जनरेट करनी है। एंड फाइनली ऑल्सो डिटरमाइन द एवरेज डिमांड पर वीक। सर एवरेज डिमांड तो आ ही जाएगा, एक बार डिमांड निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनाना होता है, तो आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे, डिमांड 0 से लेकर 25 तक, फ्रीक्वेंसी का टोटल केवल 50 है तो इसको डबल कर दो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 है तो 0.04, 11 है तो 0.22, 8 है तो 16, 21 है तो 42, 5 है तो 10 और 3 है तो 6। सिंपल कहूं तो इंडिविजुअल अमाउंट को टोटल से डिवाइड करके आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जिसका टोटल हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेट कर लो 0.04 प्लस 0.22 0.26 प्लस 0.16 0.42 प्लस 0.42 0.84 प्लस 0.10 0.94 प्लस 0.06 1, और रेंज बनती है एक कम मतलब 4 है तो 3 तक, नेक्स्ट 26 है तो 25 तक, 42 है तो 41 तक, 84 है तो 83, 94 है तो 93, 1 है तो 99। जब आपके पास रेंज आ जाएगी, इसके बाद आप सिमुलेशन करोगे। एज पर क्वेश्चन आपको केवल 10 वीक्स का सिमुलेशन करना है, तो आप सबसे पहले यहां पे वीक लिख लोगे 1 से लेकर 10। रैंडम नंबर आपको गिवन तो ज्यादा है, लेकिन अपने को केवल 10 लेने हैं, तो 35 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 83 तक के नंबर ले लो। बाकी आगे जो गिवन है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। बस इसके बेसिस पे डिमांड निकाल लो। सर 35 आ जाएगा आपका 26 से 41 के बीच में डिमांड होगी 10 की। 52 आ जाएगा आपका 42 से 83 में डिमांड होगी 15 की। नेक्स्ट आ जाएगा 13 आ जाएगा 4 से 25 में डिमांड होगी 5 की। 90 सर 90 आएगा 84 से 93 में 20 की डिमांड होगी। देन 23
23 आ जाएगा आपका 4 से 25 में 5 की डिमांड होगी। नेक्स्ट है 73 15 की डिमांड होगी। 34 सर 34 मतलब 10 की डिमांड होगी। 57 सर 57 में 15 की डिमांड होने वाली है। 35 में 10 की डिमांड होने वाली है। और 83 में आपकी 15 की डिमांड होगी। बस इसका टोटल 120 और 10 के लिए है तो एवरेज आ जाएगा 12। एवरेज आ जाएगा 12। बस सर यही क्वेश्चन नंबर 6 ए की डिमांड थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया गया। ए रिटायर्ड पर्सन हैज प्लान टू इन्वेस्ट इन शेयर। एक रिटायर्ड पर्सन है जो शेयर में कुछ पैसा डालना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ही हैज बीन सजेस्टेड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु प्लेज इन द शेयर मार्केट टू इन्वेस्ट इन 2 शेयर्स A and B, which gives a dividend at the rate of 12% and 4% per annum respectively. तो सर ये आपका रेवेन्यू नेचर हो गया। 12% and 4% per annum is the dividend. For an investment of ₹1, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए the growth in the market value of the share of A and B are respectively 10 पैसा and 40 पैसा in 1 year. मतलब 1 रुपए पे हम 10% और 40% की रिटर्न एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द रिटायर्ड पर्सन वांट टू इन्वेस्ट सच दैट द डिविडेंड इनकम इज एटलीस्ट 600 रुपए पर एनम, कम से कम हमारी डिविडेंड इनकम हो, एंड द ग्रोथ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर एटलीस्ट 1000 हो। तो सबसे पहले कहते हैं फॉर्मुलेट इट एज ए एलपी प्रॉब्लम। सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के देनी है। इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हम अज्यूम ही करते हैं इसके अंदर लेट x1 and x2 be the number of unit of the share A and B to be purchased by the retired person. तो लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे होगा? सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखना है, तो मिनिमाइज z x1 प्लस x2, x1 और x2 मिनिमम सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कि सर 12% की रिटर्न आएगी और 4% की रिटर्न आएगी, तो इट विल बी 0.12 x1 प्लस 0.04 x2, और ये जो है कम से कम 600 होनी चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 600, क्योंकि कम से कम 600 मतलब 600 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज द कांस्टेंट ऑन द इनकम फ्रॉम डिविडेंड। सिमिलरली 10 पैसा और 40 पैसे की ग्रोथ, और ये कम से कम 1000 होना चाहिए, तो सर 0.10 x1 प्लस 0.40 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 इनकम फ्रॉम ग्रोथ। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हम हमेशा लिखते ही हैं कि x1 और x2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। बस यही आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसका ड्यूल भी लिखो, राइट इट्स ड्यूल। सर इसका ड्यूल भी अगर आपको लिखना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ड्यूल लिखने के लिए टू ऑब्टेन द ड्यूल द डेटा आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। देखो जो x1 और x2 है उसको हम y1 y2 ले लेते हैं ड्यूल में, राइट। जो x1 और x2 है, जो x1 और x2 है 0.12 और 0.04, 0.12 और 0.04 वो y1 में लिख दिया, और y2 में लिख दिया 0.10 और 0.4। ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन 600, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो रिलेशन की अगर बात करें तो दिस शुड बी ग्रेटर देन, तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर दिया जाता है कि 0.12 प्लस 0.10 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, और सिमिलरली 0.04 और 0.40 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये नहीं भी लिखोगे रिलेशन तो भी चल जाता है। तो सिंपल सी बात ये होती है, ड्यूल लिखते वक्त हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे। पहले हम मिनिमाइज कर रहे थे, अब हम मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज क्या करेंगे सर, मैक्सिमाइज करेंगे हम नंबर ऑफ, मैक्सिमाइज हम करेंगे अपनी नंबर ऑफ शेयर्स पे इनकम। इनकम को मैक्सिमाइज करना है तो ये हो जाएगा 600 y1 प्लस 1000 y2। ये जो है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए कांस्टेंट क्या है, इसके लिए कांस्टेंट होता है उल्टा 0.12 y1
plus 0.10 y2 should be less than or equal to 1. Similarly 0.04 y1 plus 0.40 y2 should be less than or equal to 1 and y1 and y2 should be greater than or equal to 0. तो सिंपल सी मैं बात करूं तो ये अगर आप डेटा तैयार नहीं भी करते हो तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं इस वाले पार्ट को, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज आना है तो 600 y1 प्लस 1000 y2 शुड बी मैक्सिमाइज और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में हम क्या करते हैं दिस एंड दिस, तो 0.12 y1 प्लस 0.10 y2 and 0.04 y1 plus 0.40 y2 should be less than or equal to 1. क्यों? क्योंकि ये पहले क्या थे, ग्रेटर देन थे, तो अब क्या कर दिया जाता है, इसके साइन चेंज लेस देन. ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो सेम ही रहता है, y1 एंड y2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस तरीके से आप इसका ड्यूल भी कर सकते हो. ऑलमोस्ट हमने ड्यूल के भी काफी सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेस में सॉल्व करे हुए होते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट ही है. इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी दो पार्ट कर दिए. पार्ट ए दे दिया आपको नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पार्ट में से और पार्ट बी दे दिया आपको लर्निंग कर्व में से. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन ए नॉर्मल टाइम एंड कॉस्ट. नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट गिवन है, एज वेल क्रैश टाइम भी गिवन है और क्रैश कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट. यू नीड टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम बनाना है और क्रिटिकल पाथ बताना है. ऑल्सो कंप्यूट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. साथ में कहते हैं क्रैश द रेलिवेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. तो बहुत कुछ तो पूछ लिया, सब कुछ तो पूछ लिया. ऑल्सो डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट व्हेन इट इज गिवन दैट द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹100 पर डे. तो सर सब कुछ ही पूछ लिया है. एक्टिविटी गिवन है 1 to 2, 1 से 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6, 6 to 7. सबसे पहले डायग्राम बना लो. एक से आप दो एक्टिविटी निकाल लो, 2 और 3. 1 से 2 एक्टिविटीज ड्रॉ कर दी हमने. दिस इज एक्टिविटी नंबर 2, 1 से 2 एंड 1 से 3. तो इसमें तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है. तो ये 1 to 2, ये 1 to 3 ले लो, ये 1 to 3, ठीक है, ये 1 to 2 हो गया, ठीक है, ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ये 1 to 2 हो गया और ये 1 to 3 हो गया, ठीक है. इसके बाद आपने 2 to 4 और 2 to 5 जाना था, तो ये 2 to 4 हो गया, 2 to 4 हो गया और 2 to 5 हो गया. देन इसके बाद 3 to 4, इसके बाद 3 to 4 जाना था आपने, तो 3 to 4 हो गया. देन 4 to 6, 4 to 6, सर ये 4 to 6 हो गया, ये 4 to 6 हो गया. देन 5 to 6 और 6 to 7, ये 5 to 6 हो गया और फाइनली आपका ये 6 to 7 हो गया. इस तरीके से आप नेटवर्क तो ड्रॉ कर लोगे. इसके बाद नॉर्मल टाइम इस पे शो कर दो कि 1 to 2 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 6 दिन का. देन 1 to 3 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 4 डेज का. देन 2 to 4 एक्टिविटीज का ड्यूरेशन है 5, 2 to 4 का ड्यूरेशन है 5. देन 2 to 5 का ड्यूरेशन है 3, 2 to 5 का ड्यूरेशन है 3. इसके बाद 3 to 4 का ड्यूरेशन है 6, 3 to 4 का ड्यूरेशन है 6, 3 to 4 का ड्यूरेशन है 6, 3 to 4 का ड्यूरेशन है 6. देन 4 to 6 का ड्यूरेशन है 8, 4 to 6 का ड्यूरेशन है 8, 4 to 6 का ड्यूरेशन है 8, 5 to 6 का ड्यूरेशन है 4, 5 to 6 का ड्यूरेशन है 4 और फाइनली 6 to 7 का ड्यूरेशन है 3. 5 to 6 का ड्यूरेशन है 3. नेटवर्क डायग्राम बन गया है, नॉर्मल ड्यूरेशन आपने शो कर दिया. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा था यू नीड टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, बन गया है. क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करो. तो देखो पाथ की अगर मैं बात करूं
तो पहला पाथ आप ये ले सकते हो कि आप 1 से 2 जाओ, 2 से 5 चले जाओ, 5 से 6 और 6 से 7। पाथ यहां पे दिखाए हुए हैं, नहीं दिखाए हुए, मैं दिखा देता हूं पाथ्स। पहला पाथ आप यहां पे ले सकते हो पाथ 1, सर 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 अगर आप जाते हो तो टाइम ड्यूरेशन लगेगा 6 + 3 9 + 4 13 + 3 16 डेज का टाइम लगेगा। क्वेश्चन डेज में ही चल रहा है सर, यस क्वेश्चन डेज में ही चल रहा है, 16 डेज का टाइम लगेगा। सेकंड पाथ आप कंसीडर कर सकते हो यहां पे कि सर 1 से 2, 2 से 3 ना जाकर आप 1 से 2 से सीधा 4 चले जाओ, 4 से 6 और 6 से 7, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। इसमें टाइम लगेगा 6 + 5 11 + 8 19 + 3 22 डेज। तीसरा पाथ आप ले सकते हो सर 1 से 3 की तरफ आ जाते हैं, फिर 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7 की तरफ चले, तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 7, तो सर टाइम लग जाएगा 4 + 6 10 + 8 18 + 3 21 डेज। तो इट मींस 22 डेज इज द मैक्सिमम। तो आपका क्रिटिकल पाथ ये होने वाला है, आपका क्रिटिकल पाथ होने वाला है दिस वन, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, ऊपर लिखा हुआ है यहां पे, ये क्रिटिकल पाथ है और 22 डेज इसमें टाइम लगेगा। तो ये 3 पार्ट टोटलिटी में यहां पे बन रहे थे सर। इसके बाद क्वेश्चन का ऑल्सो कंप्यूट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। टोटल कॉस्ट देख लो क्या आएगी सर। टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है, यहां पे आपको नॉर्मल कॉस्ट गिवन है, आपको यहां पे नॉर्मल कॉस्ट गिवन है। आपका जो पाथ है वो है 1 to 2, 1 to 2 जिसकी कॉस्ट है 600 रुपए, कॉस्ट है 600 रुपए, कॉस्ट है 600 रुपए, 600 500 सिंपल कहूं तो इसका एडिशन कर लो एक बार, इसका एडिशन कर लो, क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट पूछी है। तो सर इसका टोटल आ रहा है 4700। तो 4700 की कॉस्ट तो ये है, साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने कहा था 100 रुपए पर डे, और आपको टाइम लगने वाला है 22 दिन का, तो 2200 रुपए ही हो गए। तो आपकी जो नॉर्मल टोटल कॉस्ट है दैट विल बी 6900। तो क्वेश्चन ने जो नॉर्मल ड्यूरेशन बोला था और कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट की बात करी थी, तो सर वो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी 6900 की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन का क्रैशिंग करो, क्रैशिंग करो। तो देखो सिंपल सी बात ये, आप सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग की हम बात करते हैं, कॉस्ट स्लोप निकालते हैं। कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क डायग्राम इज कैलकुलेटेड एंड डायरेक्ट बिलो। हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या थी, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। सर कॉस्ट स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हमारी नॉर्मल कॉस्ट 600 रुपए है, क्रैशिंग में ये कॉस्ट है 1000 रुपए। कितने दिन की क्रैशिंग, 4, मतलब 400 रुपए का खर्चा लगेगा 4 दिन की क्रैशिंग के लिए, मतलब 100 रुपए पर डे का खर्चा है, 100 रुपए पर डे क्रैशिंग का खर्चा है। 100 रुपए 200 रुपए, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, 600 रुपए की कॉस्ट थी, 1000 रुपए की कॉस्ट थी, 400 रुपए कॉस्ट का डिफरेंस है, और 6 दिन से 4 दिन हो गया तो 2 दिन का डिफरेंस है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 200 रुपए पर डे। सिमिलरली सेकंड 2 to 4, सर 2 to 4 में 500 से 1500 1000 रुपए की कॉस्ट है, 5 से 3 दिन 2 दिन, 1000 रुपए की कॉस्ट है 2 दिन के लिए, तो 500 रुपए पर डे। नेक्स्ट है 4 to 6, 4 to 6 में 800 से 3000 2200 रुपए का खर्चा है 4 दिन की क्रैशिंग का, तो 2200 है 4 दिन की क्रैशिंग, मतलब 550 रुपए पर डे क्रैशिंग का लगेगा। और लास्ट एक्टिविटी 6 to 7 की बात करें तो सर 450 से 800, 350 रुपए एक दिन का, तो 350 रुपए एक दिन का।
तो रैंकिंग की बात करें, सबसे कम खर्चा 200 रुपए पर डे फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड है 350 सेकंड रैंकिंग, देन 500 और देन 550। इस सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो, क्रैशिंग कर सकते हो। एज कॉस्ट स्लोप ऑफ एक्टिविटी 1 to 2 इज मिनिमम, क्रैशिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। जहां पे सबसे कम कॉस्ट होती है वहां पे हम क्रैशिंग स्टार्ट करते हैं। मेंटेनिंग क्रिटिकलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रिटिकल पाथ, एग्जिस्टिंग क्रिटिकल पाथ रहना चाहिए। तो एक्टिविटी 1 to 2 जो है उसको हम सबसे पहले एक दिन से क्रैश कर देते हैं। सर जब आप एक्टिविटी 1 to 2 को एक दिन से क्रैश करोगे 5 दिन लगने शुरू हो जाते हैं, 5 दिन लगने शुरू हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 1 to 2 को जब आप क्रैश करोगे एक दिन से, तो ये दोबारा से बनाया गया, यहां पे ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम था ये दोबारा से बनाया गया, ये पूरा का पूरा डायग्राम दोबारा से बनाया गया है। इसमें केवल और केवल चेंज क्या किया गया है, जो 1 to 2 एक्टिविटीज थी उसमें जो 6 दिन लिखे थे हमने, उसको यहां पे 5 दिन किया गया। बाकी कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। देखो ये बीच बीच में आप ये जो लिख रहे हो, ये जो लिख रहे हो, इनकी जरूरत नहीं है। ये ई और एल है, लेकिन ई और एल की हमें फ्लोटिंग के टाइम पे जरूरत होती है, तो इनको कैलकुलेट करने की बार बार यहां पे जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो बस 5 दिन यहां पे कर दो। न्यू नेटवर्क डायग्राम दिखा दिया यहां पे। इट इज हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 21 डेज। ये वाला था 1 to 2 वाला, तो 5 5 10 8 18 और 3 21, तो अब 21 दिन हो गया। और एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होगी, सिंपल सी बात है, पहले हमारी कॉस्ट 6900 हुआ करती थी, पहले हमारी कॉस्ट 6900 हुआ करती थी। अभी आपने एक दिन की क्रैशिंग करी, अभी आपने एक दिन की क्रैशिंग करी, तो इससे क्या हुआ, ये 200 रुपए पर डे का खर्चा था। एक सेकंड देख लेते हैं क्या मिस्टेक है यहां पे। ठीक है, पहले आपकी 4700 की तो नॉर्मल कॉस्ट थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 100 रुपए पर डे थी, ध्यान रखना। तो अब 21 दिन के लिए आएगी और एक दिन क्रैशिंग का 200 रुपए लग जाएगा, तो ये 7000 रुपए हो जाएगी, ये 7000 रुपए हो जाएगी। इट इज सीन दैट अदर एक्टिविटीज टू हैव बिकम क्रिटिकल। इससे क्या होगा, आप अगर बाकी पाथ देखोगे तो 5 3 8 4 12 और 3 15, इधर से जाते हो तो 4 6 10 8 18 और 3 21। सर अब क्या है, जो आपका एक और पाथ था 1 से 3 3 से 4 4 से 6 6 to 7, उसमें भी 21 दिन का टाइम है, और 1 2 4 6 7 वाले में तो 21 दिन था ही। तो ये दो पाथ आपके क्रिटिकल पाथ हो गए। अब नेक्स्ट सेकंड क्रैशिंग करोगे आप, सेकंड क्रैशिंग करोगे आप, तो कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच ऑफ द न्यू क्रिटिकल एक्टिविटीज आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कॉस्ट स्लोप की मैं बात करूं, कॉस्ट स्लोप की बात करें, क्रिटिकल एक्टिविटीज ध्यान देना, तो अब आपके पास ये वाला भी एक क्रिटिकल पाथ आ गया था, तो 1 2 3, सर 1 2 3 का कॉस्ट स्लोप निकालो। 1 2 3 600 से 1400 रुपए, 2 दिन कम करने के मतलब 700 रुपए, 700 रुपए पर डे। नेक्स्ट 3 to 4, 3 to 4, सर 3 to 4 जो एक्टिविटी है 900 से 2100 रुपए का खर्चा है, 2 दिन कम करने मतलब 550 रुपए, 550 रुपए पर डे। इसके अलावा जो 4 to 6 एक्टिविटी, तो वो तो इसमें भी थी तो सेम चलेगा, दोबारा मत निकालो। 6 to 7 इसमें भी था, दोबारा मत निकालो। तो दो एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप और आ गया, 200 500 550 350 700 और 550। सर देखो वैसे तो मिनिमम जो है वो 200 है 1 to 2, लेकिन 1 to 2 एक्टिविटी अगर मैं क्रैश यहां पे करता हूं, लेकिन इसके अंदर है नहीं वो एक्टिविटी, इसके अंदर वो एक्टिविटी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एज देयर आर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ, पैरेलल क्रैशिंग इज नेसेसरी फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज टू मेंटेन क्रिटिकली ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रिटिकल पाथ। क्योंकि दो क्रिटिकल पाथ है, ये क्रिटिकली रहने चाहिए। वेरियस ऑप्शन ऑफ क्रैशिंग एंड देयर, तो अपने पास ऑप्शन है क्या, कि सर ऑप्शन ये है कि अगर आप एक्टिविटी 1 to 2 क्रैश करते हो तो यहां पे 1 to 3 करो, या 3 to 4 करो, या 4 to 6 करो, या 6 to 7, लेकिन 4 to 6 या 6 to 7 करूंगा तो यहां पे भी क्रैश हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो 1 to 2 ये लोगे तो 1 to 3 या 3 to 4 के साथ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। सर 1 to 2 के साथ 1 to 3 और 1 to 2 के साथ 3 to 4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर आप इसमें 2 to 4 एक्टिविटी को क्रैश करते हो तो इसमें भी 1 to 3 या 3 to 4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो 2 to 4 के साथ भी 1 to 3 हो सकता है, 2 to 4 के साथ 3 to 4 भी हो सकता है।
या फिर 4 to 6 करोगे तो इसमें भी अपने आप हो जाएगा, तो 4 to 6 कर सकते हो, या फिर 6 to 7 करोगे तो इसमें भी हो जाएगा, तो 6 to 7 कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। इसमें एक एक दिन पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि 1 to 2 में हम एक दिन का क्रैशिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक दिन हमारे पास बचा हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्रैशिंग थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्रैशिंग थी वो 2 दिन हो सकती थी। सिमिलरली 1 to 2 के साथ जाते हो, एक दिन की क्रैशिंग पॉसिबल है। 2 to 4 के लिए जाते हो तो इसमें 2 to 4 करोगे तो 1 to 3 करोगे, तो सर इसमें कितने दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी? तो आप देख लो, 2 to 4 में 2 दिन की क्रैशिंग कर सकते थे, तो 3 to 4 में भी तो 2 दिन की क्रैशिंग कर सकते थे, तो आप इस केस में 2 दिन की क्रैशिंग कर सकते हो। 2 to 4 के साथ 3 to 4 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो सर 3 to 4 में भी तो 2 दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी, मतलब इसमें भी 2 दिन की क्रैशिंग की जा सकती है। 4 to 6 के लिए जाते हो तो सर 4 to 6 में 4 दिन क्रैशिंग पॉसिबल, और 6 to 7 में जाते हो तो 1 दिन की क्रैशिंग पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल क्रैशिंग गिवन है कि कितने दिन की क्रैशिंग आप कर सकते हो। अगर आप इसमें एक एक दिन की क्रैशिंग करते हो तो 1 to 2 एक्टिविटी में 200 रुपए लगेंगे, और 3 to 4 एक्टिविटी में 700 रुपए लगेंगे, तो 900 रुपए लगेंगे। 1 to 2 में 200 रुपए लगेंगे, और 3 to 4 में 550, तो 750 लगेंगे। 2 to 4 में 500 रुपए लगेंगे, तो 1 to 3 में 700 लगेंगे, 1200 लग जाएगा। और इसमें 2 to 4 500 के साथ 550 लगेंगे, तो 1050। 4 to 6 जो एक्टिविटी है उसमें 550 रुपए पर डे है, और 6 to 7 में 350 रुपए पर डे है। ठीक है, तो रैंकिंग क्या है सर? सबसे पहले 350, फिर 550, फिर 750, फिर 900, फिर 1050 और फिर 1200। तो आप कोशिश करोगे एक्टिविटी 6 to 7 जो है उसको क्रैश कर दूं एक दिन से। तो एज पर सप्लाई डेटा एक्टिविटी जो है, ठीक है, बात एक ही है, ये क्या कर रहे हैं, दो एज पर द सप्लाई डेटा एक्टिविटीज 1 to 3 एंड 3 to 4 कैन बी क्रैश बाय 2 days। ये वाली एक्टिविटी 2 दिन से क्रैश करी जा सकती थी, 1 to 3 एंड 3 to 4, 1 to 3 एंड 3 to 4 साथ में कैन बी क्रैश बाय 2 days ईच, बट 1 to 2 जो है वो एक दिन से ही कर ही सकते हो, तो आपको जाना तो एक दिन ही पड़ेगा। कैन नॉट बी क्रैश मोर देन 1 day। ठीक है, फ्रॉम द अबव रैंकिंग क्रैशिंग जो है 6 to 7 जो है इसमें कम से कम खर्चा है, तो हम क्रैश करेंगे 6 to 7। ये इस लाइन की कोई रेलेवेंसी नहीं है, ये आप हटा भी सकते थे। बाय 1 day 6 to 7 एक दिन से क्रैश करोगे सजेस्टेड। ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, पहले 21 दिन चल रहा था वो 20 दिन हो जाएगा। एंड एसोसिएटेड टोटल कॉस्ट जो पहले 7000 चल रही थी, अब उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर 20 days एट द रेट ऑफ 100 पर डे, और क्रैशिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी 1 to 2 बाई 1 day 200 पर डे, प्लस क्रैशिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी 6 to 7 बाई 1 day एट 350 पर डे 4900 क्या है ये, 4900 बता देता हूं मैं क्या है ये, 4900 है सर 4700 रुपए ये, 4700 ये, और 200 रुपए ये लगाए थे आपने, तो 4700 प्लस 200 4900, ये 4900 लिया है, प्लस 20 दिन लगेंगे, तो 20 दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपए के हिसाब से। एक दिन आप क्रैश कर रहे हो 200 रुपए वाला 1 to 2 एक्टिविटी का, और एक दिन आप क्रैश कर रहे हो ये वाला, तो 7450 रुपए का खर्चा आपका आ रहा है। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, देखो जो नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट है वो 4900 नहीं है, 4700 है। 4700 वो है, 20 दिन लगेंगे तो 20 into 100 इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एक दिन की क्रैशिंग आप ऑलरेडी करके आए थे 1 into 200, ये अलग से इन्होंने ले तो लिया, और फिर अब आप 6 to 7 एक्टिविटी को एक दिन से क्रैश करोगे 350, तो ये 7450 नहीं आएगा, ये 4700 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 350, सर ये 7250 ही आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे 2 बार गलती से 200 रुपए ले लिया है, कंसीडर कर लिया। इसके बाद आप थर्ड स्टेज ऑफ क्रैशिंग में जाओगे। आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ क्रैशिंग नो न्यू क्रिटिकल पाथ अमस्ट। कैसे? आपका नया कुछ इस तरीके से बन के आएगा,
करा क्या आपने, 6 to 7 जो एक्टिविटी थी उसको एक दिन से कम किया। 6 to 7 डे में पहले कितना टाइम लगता था सर, पहले 3 दिन लगते थे, तो अब 6 to 7 में आपको 2 दिन लिखने हैं। 6 to 7 में आपको 2 दिन लिखने हैं। क्या करा एक बार देख लेते हैं। आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ क्रैशिंग कहते हैं नो न्यू क्रिटिकल पाथ emerged, so the option remains same as in the second stage with the exception of activity 6 to 7 which is totally crashed in the second stage. From the above list of ranking, activity 4 to 6 is having lowest cost rope, thus it is crashed by 4 days. हमने अभी कौन सी एक्टिविटी क्रैश करी है, 6 to 7, 4 days. Now new network having project duration of 16 days is shown below. ध्यान देना कुछ गड़बड़ चल रही है। वो क्या है, 6 to 7 एक्टिविटी को आप 4 दिन से क्रैश नहीं कर सकते थे। कौन सी एक्टिविटी 4 दिन से क्रैश हो सकती थी, 4 to 6। तो यहां पे ध्यान देना, फ्रॉम द अबव लिस्ट ऑफ रैंकिंग एक्टिविटी 4 to 6, बिल्कुल ठीक है 4 to 6 ही लिखा हुआ है, मैंने 6 to 7 पढ़ दिया होगा। 4 to 6 का जो है ये खत्म हो गया था, तो अब ये 550 वाला इसको 4 दिन से क्रैश कर दो, इसको 4 दिन से क्रैश कर दो। 4 to 6 में पहले कितना टाइम लगता था सर, पहले 8 दिन लगते थे, तो अब केवल 4 दिन लगने शुरू हो जाएंगे। 4 to 6 में केवल 4 दिन लगने शुरू हो जाएंगे। 4 to 6 में केवल 4 दिन लगने शुरू हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगी, ध्यान देना, नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट 20 दिन से 4 दिन और क्रैश कर दोगे, 16 दिन रह गए। क्रैशिंग कॉस्ट, एक्टिविटी 1 to 2 क्रैश करी थी एक दिन से 200 रुपए उसके, फिर 6 to 7 क्रैश किया था एक दिन से 350 उसके, अब 4 दिन से ये क्रैश कर दिया, तो आपकी कॉस्ट थी 550 रुपए पर डे, तो 2200 रुपए इसके, 2200 रुपए इसके। तो सर ये गलत चल रहा है, ये 4900 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4700 था, प्लस 16 दिन के लिए 100 रुपए के हिसाब से 1600। 1 to 2 एक्टिविटी को क्रैश किया था 200 का खर्च, 6 to 7 को क्रैश किया था 350, अब 4 to 6 को क्रैश किया 4 दिन से, तो 550 इंटू 4, तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी 9050 आएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेज में जाओगे तो थर्ड स्टेज के बाद भी कोई नया क्रिटिकल पाथ नहीं बन रहा है, तो सो द ऑप्शन रिमेन सेम। तो आप क्या करोगे, तो द ऑप्शन रिमेन सेम एज इन द सेकेंड स्टेज विद द एक्सेप्शन। ध्यान देना ये 2 एक्टिविटी आप ऑलरेडी क्रैश कर चुके हो, तो ये खत्म हो गई। तो अब आपका तीसरा नंबर आएगा 750, 1 to 2 और 3 to 4 एक्टिविटीज। तो फ्रॉम द अबव लिस्ट आप 1 to 2 और 3 to 4 एक्टिविटीज को एक साथ क्रैश करोगे, दस बोथ आर क्रैश बाय 1 डे। जब आप दोनों को क्रैश करोगे तो जो 1 to 2 एक्टिविटीज थी जिसमें 5 दिन का टाइम लग रहा था वो 4 हो जाएगा, और जो 3 to 4 एक्टिविटीज थी जिसमें 6 दिन का टाइम लग रहा था वो 5 हो जाएगा। यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये थी, 3 नहीं ये 2 था। अब क्या कॉस्ट होगी सर, 4700 रुपए, तो वो 49 नहीं है 4700 होगा, 4700 की एक कॉस्ट होगी। अब 16 दिन थे, एक दिन क्रैश कर दिया तो 15 दिन लगेंगे, तो 15 इंटू 100, 1500 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले 200 रुपए लगा के एक दिन क्रैश किया, फिर 350 लगा के, फिर 2200 रुपए लगा के, अब 750 रुपए लगा के आपने एक दिन क्रैश किया। तो आपकी जो कॉस्ट है वो टोटलिटी में होगी 4700 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 2200 प्लस 750। तो सर ये 99 नहीं है 9700 होगा। फिफ्थ स्टेज की बात करें तो अगेन कोई नया क्रिटिकल पाथ नहीं हुआ है, तो आप इसमें देखो ये वाला भी खत्म हो गया। 750 के बाद नंबर आएगा आपका 900 का, तो आप 1 to 2 और 1 to 3 एक्टिविटी को क्रैश कर दो एक दिन से। 1 to 2 द आफ्टर फोर्थ स्टेज ऑफ क्रैशिंग नो न्यू क्रिटिकल पाथ इमर्ज्ड। लेकिन ध्यान देना ये 1 to 2 एक्टिविटी में तो टाइम ही नहीं बचा, 1 to 2 एक्टिविटी में टाइम नहीं बचा, क्योंकि आप जब वहां पे 1 to 2 एक्टिविटी क्रैश कर चुके थे एक दिन से, तो ये तो बचा ही नहीं ना टाइम, तो ये भी क्रैश होना पॉसिबल है नहीं। तो अब बचा 1050 और 1200, तो आप 2 to 4 और 3 to 4 के लिए जाओगे।
दो आफ्टर फोर्थ स्टेज ऑफ क्रैशिंग नो न्यू क्रिटिकल पाथ इमर्ज्ड, लेकिन एक्टिविटी 1 to 2 जो है वो फुल्ली क्रैश हो चुकी है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो 10 द ऑप्शन रिमेनिंग, आपके पास केवल ये दो ऑप्शन बचे थे जिसमें से आप 1050 के लिए जाना चाहोगे। दो एक्टिविटी 2 to 4 कैन बी क्रैश बाई 2 days, बट आफ्टर फोर्थ स्टेज 3 to 4 एक्टिविटी में केवल एक ही दिन बचा है, तो आप एक दिन के लिए क्रैशिंग करोगे। तो एक दिन के लिए हम 2 to 4 और 3 to 4 को क्रैश करेंगे। 2 to 4 में जो पहले टाइम लग रहा था 5 दिन का, वो हो जाएगा 4 दिन, और 3 to 4 में जो पहले टाइम लग रहा था 5 दिन, वो हो जाएगा 4 दिन। खर्चा क्या आएगा? तो सर खर्चे की बात करें तो ये 4700 होगा, 4700 होगा। ये 200 रुपए एक लगाए थे आपने, 350 एक लगाए थे, 2200 एक लगाए थे, 750 आपने एक लगाए थे। 15 से 14 दिन हो गए, तो 14 इंटू 100, 1400 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट। 1050 रुपए लगाओगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 4700 करेक्शन के बाद ये 10,650 हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास एक ही स्टेज बचा है अब। आफ्टर फिफ्थ स्टेज ऑफ क्रैशिंग अगेन कोई न्यू क्रिटिकल पाथ इमर्ज नहीं हुआ, सो द अवेलेबल ऑप्शन एज पर द टेबल अबव इज क्रैश आप कर सकते हो 2 to 4 और 1 to 3, 2 to 4 और 1 to 3 टुगेदर बाय 1 डे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 2 to 4, 2 to 4 में जो पहले आपका टाइम लगता था 4 दिन, वो 3 दिन हो जाएगा, और जो 1 to 3 था जिसमें आपका 4 दिन का टाइम था, वो 3 दिन हो जाएगा। और कॉस्ट आ जाएगी आपकी 4700। 14 से 13 दिन हो गए, तो 100 इंटू 13 1300, 200 एक लगाए थे, 350 एक, 2200 एक, 750 एक, 1050 एक, और लास्ट में 1200 रुपए और लगा दो, तो कॉस्ट आ जाएगी 11,750। नहीं, हाँ 11,750 ही आएगा आई थिंक। फिर भी मैं एक बार टोटल चेक कर लेता हूं सर। 11,750, बस सारा जितना भी क्रैशिंग होना था हो चुका है, अब आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो 11,750 जो है दिस इज द मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम इज 13 डेज। तो क्रैशिंग जो है वो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन ने ये बोला था कि क्रैशिंग करके दिखाओ, तो क्रैशिंग एक लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, और इसके लिए मैं कहूंगा 7 नंबर की जो वेटेज है वो काफी कम है। ये क्वेश्चन 14 मार्क्स में होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B अपने को दिया गया लर्निंग कर्व में से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ए फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशन। 8 यूनिट बना रहे हैं। द फर्स्ट यूनिट वॉज मेड इन 10 आवर। पहली यूनिट को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू एन 80% का लर्निंग रेट अप्लाई करना है। द वर्कर्स आर गेटिंग वेजेस एट द रेट ऑफ 12 रुपी पर आवर का लेबर का रेट है। पहली डिमांड है व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबव ऑर्डर। तो सर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 to 2, 2 से 4, 4 से 8। पहले यूनिट को बनाने के लिए आपको टाइम लग रहा था 10 आवर्स, तो 80% लर्निंग रेट अप्लाई होगा। तो 10 का 80% 8, 8 का 80% 6.4, और 6.4 का 80% 5.12। मल्टीप्लाई कर लिया 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 6.4 25.6, 8 इंटू 5.12 40.96। तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में 40.96 का टाइम लगेगा, और 12 रुपए का रेट है, तो 491.52 जो है दैट विल बी द लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन का व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबव ऑर्डर। देन सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा इफ ए रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट, 8 के बाद रिपीट ऑर्डर 24 होने का मतलब टोटल 32 यूनिट होना 32, is also received from the same customer, then calculate the labor cost necessary for the second order। तो इसी टेबल में 8 से डबल कर दो 16, 16 से 32, तो 5.12 का 80% 4.096, और 4.096 का 80% 3.2768। 16 इंटू 4.096 टोटल टाइम,
32 इंटू 3.2678 टोटल टाइम। अगर 104.86 में से पहली 8 यूनिट का टाइम माइनस कर दिया जाए तो आपको बची हुई 24 यूनिट का टाइम पता चल जाएगा। दैट विल बी 63.9 आवर्स। 12 रुपए का रेट है तो कॉस्ट विल बी 766.8। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7B। तो सर 7A कुछ ज्यादा ही लेंदी था और 7B कुछ ज्यादा ही छोटा क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट दे दिया आपको गेम थ्योरी में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट आपको दे दिया कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसेस 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका फॉर्म किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम 8A देख लेते हैं। इज द फॉलोइंग 2 पर्संस जीरो सम गेम स्टेबल। पे ऑफ प्लेयर आपको प्लेयर ए लेना है, गेम को सॉल्व करके देना है। आपके पास डेटा यहां पे गिवन है। सर इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना लिया है। ये एज इट इज तो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में से नहीं था, बट मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन बना लिया। प्लेयर ए की 4 रोज है, तो मैंने इनकी 4 स्ट्रेटेजी कंसीडर कर ली। नाम दे दिया A1, A2, A3, A4। सिमिलरली प्लेयर बी के लिए 4 स्ट्रेटेजी B1, B2, B3, B4। डेटा कर दिया कॉपी 5 -10 9 0 6 7 8 1 8 7 15 1 3 4 -1 और 4। ये सर डेटा कॉपी कर दिया। सबसे पहले रो में मिनिमम था -10, यहां पे 1 1 और -1। कॉलम में मैक्सिमम हम देखते हैं तो 8 7 15 और 4। देन ये जो हमने मिनिमम निकाले थे इसमें से मैक्सिमम क्या है 1, चाहे ये आप ले लो चाहे ये ले लो। ये जो हमने मैक्सिमम निकाले थे इसमें मिनिमम क्या है 4। तो हमें मैक्सिमिन और मिनिमैक्स पता चला, बट ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो हम कहते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, और जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिचुएशन में मिक्स्ड स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। और मिक्स्ड स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए हम इसकी कोशिश करते हैं सबसे पहले इसको 2:2 में कन्वर्ट करने की। फिर से क्वेश्चन को कॉपी किया, डोमिनेंस मेथड में अप्लाई कर रहा हूं। A1, A2, A3, A4 4 स्ट्रेटजी ए की, B1, B2, B3, B4 4 स्ट्रेटजी बी की, और ये जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था इसको कॉपी कर लिया। अब हमने चेक किया इंफीरियर। सर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ए कौन है? ए यहां पे होता है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, पे ऑफ प्लेयर है तो इसको मैक्सिमाइजिंग प्लेयर बोलते हैं, और बी जो है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर बोला जाता है, मिनिमाइजिंग प्लेयर बोला जाता है। तो हम यहां पे रो वाइज चेक करते हैं मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए कि सर A1 जो है इसमें फिगर जो है वो कम है, किससे? 6 से कम है, लेकिन 7 से भी कम है, बट 8 से कम नहीं है। तो A2 से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम A3 से कर लेते हैं। सर A1 में A3 से फिगर कम है, यहां पे भी कम है, यहां पे भी कम है, यहां पे भी कम है। तो अगर कम फिगर है A1 में तो A1 इज इंफीरियर इन कंपेरिजन विद A3, तो हम इंफीरियर रोज को हटा देते हैं। अकॉर्डिंगली A1 को यहां पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जब आप A1 को एलिमिनेट कर दोगे तो A की 3 स्ट्रेटजी बचेगी, A2, A3, A4, और B की 4 स्ट्रेटजी बचेगी 1 2 3 4, और इस डेटा को इस तरीके से कॉपी कर लिया जाता है। A इज द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। अभी हमने रो वाइज अप्लाई किया तो अब हम कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे। कॉलम वाइज में हम देखते हैं मैक्सिमम कि सर B3 जो है 8 है, B1 से ज्यादा है, लेकिन B1 से कम है, बात नहीं बनी। 8 के बाद 7 देखो, मैक्सिमम देखना है ना, इस वजह से 7 6 से ज्यादा है, 7 8 से ज्यादा नहीं है। किसी और के साथ कंपेयर कर लो, 7 8 से तो कंपेयर हो ही नहीं पाएगा। 7 B4 से ज्यादा है, 7 B4 से ज्यादा है, 4 इक्वल होता है तो भी चलता है। तो हम कहते हैं B2 इज इंफीरियर, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉस्ट आ रही है इन कंपेरिजन विद B4, तो B2 हम एलिमिनेट कर देते हैं। जब आप B2 एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास बचेगा A2, A3, A4, B1, B3, B4, कुछ इस तरीके से। फिर से हम रो वाइज आएंगे और मिनिमम वाला जो है उसको हटाएंगे। सर मिनिमम ये 3 वाली रो है, तो 3
कम है 6 से, ठीक है, -1 कम है 8 से, बट 4 कम नहीं है 1 से। 3 को 8 से कंपेयर किया, -1 15 से कंपेयर किया, बट 4 दिक्कत कर रहा है, तो 3 के बाद 6 पे आते हैं। सर 6 कम है 8 से, ठीक है, 8 कम है 15 से, और 1 बराबर चलेगा, मतलब A2 इज इंफीरियर इन कंपेरिजन विद A3, तो A2 को हटा दिया जाता है। जब आप A2 को हटा दोगे तो बचेगा A3 A4 B1 B3 B4, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप B के लिए दैट इज कॉलम वाइज आओगे, तो B1 मैक्सिमम, सर मैक्सिमम 15 था, तो ये 15 है, 8 से ज्यादा है बट -1 दिक्कत कर रहा है। 15 1 से ज्यादा है बट -1 दिक्कत कर रहा है। तो B1 के लिए देखो 8, सर 8 1 से ज्यादा है बट 3 जो है वो 4 से ज्यादा नहीं है। B4 देखूं, सर 1 तो किसी से ज्यादा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम इसको 2/2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक मैं लेकर गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे 15 की जरूरत थी। देन हम यहाँ पे क्या है, पॉइंट मैच करते हैं। पॉइंट मैच करने का मतलब है कि सर हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 8 और 3 की वैल्यूज, 8 और 3 की वैल्यूज, तो 3 ये रहा, ये 8 रहा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड आप देखोगे 15 और -1, तो सर 15 ये रहा और -1 ये रहा, तो हम इस लाइन को भी इस तरीके से मैच कर देते हैं। और लास्ट है 1 4, तो इधर 1 और इधर 4, हम इस लाइन को भी मैच कर देते हैं। फिर क्या, जो लोएस्ट एरिया होता है, लोएस्ट एरिया जो होता है, इस लोएस्ट एरिया का हाईएस्ट पॉइंट देखा जाता है, जो कि ये है। लोएस्ट एरिया का हाईएस्ट पॉइंट देखा जाता है, जो कि ये है। और ये पॉइंट कौन सी दो लाइन पे बन रहा है, सर ये -1 और 15 और 4 और 1 पे बन रहा है। तो -1 और 15 और 4 और 1 पे बन रहा है, तो हम इसके बेसिस पे आगे ऑड मेथड अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, y1 y2 x1 और x2, और इन वैल्यूज को कैसे लिखा जाता है, सर इन वैल्यूज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये बाद वाली जो वैल्यूज होती है 15 1, उसको उल्टा लिखा जाता है 115। सिमिलरली ये जो वैल्यूज है -1 और 4, इसको 4 और -1 लिख दिया जाता है। इसको A1 नाम दे दिया जाता है, इसको A2, इसको B1, इसको B2 नाम दे दिए। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद एडिशन शो कर लो। ये जो x1 है 1 और 15 16, तो ये 16 लिख दिया, और 4 और -1, तो इसको 3 लिख दिया। सिमिलरली 1 और 15 इसका डिफरेंस 14, और 4 और 1 का डिफरेंस 5। ये लिखा है मैंने कि ये कहां से आता है, B1 और B2 का डिफरेंस होता है, B1 और B2 का डिफरेंस होता है, यहां पे A1 और A2 का डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ, 16 और 3 19 और 15 और 4 19, ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। जब ये मैच हो जाता है तो हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 की प्रोबेबिलिटीज है 1/5, 1/5 नहीं, x1 की प्रोबेबिलिटी है 5/19, और x2 की प्रोबेबिलिटी है 14/19, 5/19 14/19। y1 की प्रोबेबिलिटी है 16/19 और y2 की प्रोबेबिलिटी है 3/19। ये प्रोबेबिलिटीज आ जाती है, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ जाती है। और गेम की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, सर 1 × 5 + 4 × 14, 1 × 5 4 × 14 डिवाइडेड बाई 19, इट विल बी 61.9, 61.9। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप यहां पे करते हो, प्रोबेबिलिटीज और वैल्यू ऑफ द गेम आप यहां पे कैलकुलेट करके दे सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि जब इंस्टीट्यूट अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन रिलीज करे, तो एक बार आप चेक कर लेना अपने हैंड पे कि उन्होंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है क्या, क्योंकि इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते थे। मैंने यहां पे क्या किया, डोमिनेंस रूल अप्लाई करके जब 2/2 टेबल नहीं बनी
तो मैंने ग्राफिकल मेथड अप्लाई करके किया। हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से करे, तो एक बार अपने हैंड पे इसका सॉल्यूशन जब ICMI रिलीज करे एक बार आप जरूर चेक कर लेना। मैं बिल्कुल चेक करूंगा, बट आप भी अपने हैंड पे जरूर चेक कर लेना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा 8B 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8B, कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसेस फॉर द फॉलोइंग क्वार्टरली डेटा इन सर्टेन यूनिट्स। Appropriate method for finding the indices has to be decided by you with due explanation। आपके पास 2020, 21, 22, 23 का क्वार्टर वाइज यहां पे डेटा गिवन है और हमें यहां पे सीजनल इंडाइसेस कैलकुलेट करके देने हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहां पे तैयार करा हुआ है। द वैल्यूज इन एनी क्वार्टर डू नॉट रिवील एनी डेफिनिट टेंडेंसी टू चेंज। अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, सर 39, 21 गम हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया। सेकेंड ईयर में देखोगे सर कम हो गया, बढ़ गया, फिर बढ़ गया। 44 कम, बढ़ गया। 53 कम, बढ़ गया। तो क्वार्टरली आप ये नहीं कह सकते कि अप ट्रेंड ही है या फिर डाउन ट्रेंड है। दस देयर इज नो एप्रिशिएबल ट्रेंड इन द गिवन डेटा सेट, सो इट इज डिसाइडेड टू यूज मेथड ऑफ सिंपल एवरेज। जब अपने को ट्रेंड नहीं दिखता तो हम सिंपल एवरेज अप्लाई करते हैं क्वार्टरली टू फाइंड आउट द सीजनल इंडाइसेस, एंड ऑल्सो ए मल्टीप्लीकेटिव मॉडल इज अज्यूम्ड फॉर द डेटा। एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लीकेटिव होता है, तो हम यहां पे मल्टीप्लीकेटिव लेके चल रहे हैं। कैलकुलेशन फॉर सीजनल इंडाइसेस की बात करें तो सबसे पहले डेटा आप यहां पे कॉपी करो 20, 21, 22, 23। तो यहां पे चेंज कर देता हूं 20, 21, 22 और 23। सर डेटा कॉपी पेस्ट किया है 39, 45, 44, 53, इसका टोटल कर लिया। सेकेंड क्वार्टर में 21, 23, 26 और 23, इसका टोटल कर लिया 93। थर्ड क्वार्टर में 52, 63, 69, 64, टोटल कर लिया 248। और फोर्थ क्वार्टर में 81, 76, 75 और 84, टोटल कर लिया 316। और चारों क्वार्टर का टोटल कर लिया 838। चारों क्वार्टर का टोटल कर लिया 838। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 181 है, डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ गया 45.25। सेकेंड क्वार्टर में 93 डिवाइडेड बाई 4, एवरेज आ गया 23.25। थर्ड क्वार्टर में 248 डिवाइडेड बाई 4, 62। और फोर्थ क्वार्टर में 316 डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टर, इट विल बी 79। सर इन चारों का टोटल कर लो 45.25 प्लस 23.25 प्लस 62 प्लस 79, इट विल बी 209.5। 209.5। ये जो टोटल है इसका एवरेज करो जरा, ये 209.5 है। 209.5 है चार क्वार्टर का, तो डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ जाएगा जिसको आप ग्रांड एवरेज बोलते हो। ग्रांड एवरेज आ जाएगा 209.5 है चार क्वार्टर का, तो डिवाइड बाई 4 करके 52.375। अब आप सीजनल इंडाइसेस कैलकुलेट कर लो। 45.25 डिवाइडेड बाई 52.375, ये आ जाएगा 86.4%। नेक्स्ट 23.25 डिवाइडेड बाई 52.375, ये आ जाएगा 44.4%। 62 डिवाइडेड बाई 52.375, ये आ जाएगा 118.4। लास्ट आ जाएगा 79 डिवाइड बाई 52.375, दैट विल बी 150.8। तो टोटल जो भी है इसका 400। तो सर इस तरीके से आप अपना सीजनल इंडाइसेस कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि ICMAI इंस्टीट्यूट ने जून 2024 के लिए सेट 1 रिलीज किया। पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट टाइम हमारा पेपर का पैटर्न था बिल्कुल सेम है। लास्ट में अगेन मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि काफी सारा रेलेवेंट डेटा आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है।
अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है हमारी मोबाइल ऐप का, डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसएफएम के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।